हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है, टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और दोस्तों, डर को दूर भगाने के लिए आखिरी पल तक मेहनत तो करना ही पड़ता है। और इसी मेहनत की श्रृंखला में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो होता है कि इस वीडियो को क्लिक करेंगे बहुत सारे लोग, पर पूरा लास्ट तक देखेंगे मात्र 1% लोग। आपको पता चला रीज़न इतना कम सक्सेस रेट का। नो डाउट एग्ज़ाम ऐसा है कि चाहे कोई कितनी भी मेहनत कर ले, आखिरकार जितने लोग अपीयर हो रहे हैं उनमें से कुछ 1%, 0.1% को ही सफलता मिलते जाएगी। लेकिन ये भी तो एक रीज़न है कि आप जो काम स्टार्ट कर रहे हैं उसको कंप्लीट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इससे बचें। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो साइंस एंड टेक के से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो सब आपके माइंड से एक बार गुजर जाएंगे। ठीक है, किसी भी टाइप का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपीटेशन होता है, ठीक है, जो कि होता है एग्ज़ाम में, आपको पता है, तो उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सारा कंटेंट आपको डायरेक्टली प्रोवाइड होता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चंस काफ़ी हैं तो हम लोग थोड़ा सा क्विक रखेंगे। देखिए, इफ़ अ मेजर सोलर स्टॉर्म रीचेज द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। देखिए, सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर, ये सब क्या होता है, ठीक है, ये आपको सबसे पहले तो जानना चाहिए। ठीक है, तो सोलर स्टॉर्म अगर आपको पता है कि ये एक तरीके से कुछ पार्टिकल्स वहाँ से, चार्ज पार्टिकल्स अर्थ की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या कर सकते हैं, तो समझिए कि वो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ें हैं उसको प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, तो देखिए, जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, तो बिल्कुल ये तो फेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सैटेलाइट वगैरह से ऑपरेट होता है और सैटेलाइट पर ये क्या कर सकता है, जा करके इसको डैमेज कर सकता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज कर सकता है। फिर देखिए, सुनामीज कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन। सुनामी वगैरह कुछ नहीं आएगा। सुनामी कैसे आएगा दोस्तों? सुनामी आने के लिए क्या है, आपको समुद्र के अंदर भूकंप आने की जरूरत है। भूकंप वगैरह इससे कोई रिलेटेड नहीं है। फिर देखिए, पावर ग्रिड्स कुड भी डैमेज, बिल्कुल, क्योंकि क्या है, ये भी एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी के थ्रू इसको भी डैमेज किया जा सकता है। फिर देखिए, इंटेंस ऑरोराज कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ। देखिए, ऑरोरा जनरली आपको नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर देखने के लिए मिलता है। इसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस और इसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलियासिस। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और ऊपर से सोलर फ्लेयर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो है यहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर लाइट देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब चूंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में सोलर फ्लेयर आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि ये फिनोमिना जो कि जनरली नॉर्थ और साउथ पोल पर देखने के लिए मिलती है, ये ऑल ओवर द अर्थ भी देखने को मिल सकती है। तो हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है काम। ठीक है, फिर देखिए, फॉरेस्ट फायर्स कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लेनेट, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर देखिए, ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट्स कुड बी डिस्टर्ब्ड। ठीक है, ये काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए, ये सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज्ड चीज़ें हैं, तो ये सारा कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। आप बस ऐसा समझिए। फिर शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन्स कुड बी इंटरप्टेड। अगेन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ है। ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन, इस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो 7th भी हो सकता है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4, 6, 7। देखिए, कुछ कुछ चीज़ों को अगर आप एलिमिनेट कर पाते हैं तो आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते थे। ठीक है, हालांकि हम लोग हर ऑप्शन को देख लेंगे एक बारी। आइए, क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए दोस्तों। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। लाइट ईयर होता क्या है? लाइट ईयर इज सिंपली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर। तो लाइट ईयर एक डिस्टेंस का यूनिट है। सबसे पहले तो बात ये आपको पता होना चाहिए कि लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, और वो भी कितना डिस्टेंस? उतना डिस्टेंस जितना लाइट एक ईयर में ट्रेवल करेगा। तो लाइट का स्पीड कितना होता है वैक्यूम में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना एक सेकेंड में ट्रैवल करेगा, तो एक ईयर में कितना ये ट्रैवल करेगा? तो ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक मिनट में 60 सेकेंड होता है एक। ठीक है, एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, एक आवर में 60 मिनट होता है, एक दिन में 24 नहीं, एक आवर में 60 मिनट होता है और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, और एक साल में
एक साल में आपके 365 दिन होते हैं। तो 3 × 10⁸ इंटू 60 ये जो टोटल डिस्टेंस है इसी को बोलेंगे 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। ठीक है, अब देखिए ये डिस्टेंस वेरी कर सकता है अगर लाइट का स्पीड क्या हो वेरी करे तो कहने का मतलब है कि लाइट ईयर को एज ए यूनिट मानने के लिए हम लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइट का जो स्पीड है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो यही देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन, क्यों एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर को एज ए यूनिट यूज किया जाता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज द सेम। अब देखिए इसमें बहुत सारे बात हैं कि कोई बोलेगा पानी में या फिर अलग अलग ये में, तो क्या बोलते हैं ग्लास में, डायमंड में, तो लाइट का स्पीड चेंज हो सकता है, बट वो सब मैटर नहीं करता है। यहाँ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस की बात की जा रही है और एस्ट्रोनॉमिकल स्पेस में जनरली लाइट का स्पीड क्या रहेगा, यही रहेगा। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए डिस्टेंसेस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, ये सब गलत है। डिस्टेंस जो है स्टेलर बॉडीज के बीच में चेंज हो सकता है, होता ही है। ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज भी होता है और इसका कोई लेना देना भी नहीं है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ऐसा नहीं लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लाइट आपका कर्व भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो 61 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 62 देखिए, द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ अ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट हैज साइड्स 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग विथ लेजर शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट। द एक्सपेरिमेंट इन क्वेश्चन रेफर्स टू, देखिए ये एक यूरोपियन यूनियन का, ठीक है, यूरोपियन यूनियन नहीं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये एक इनिशिएटिव है, इसका नाम है ईलिसा, इवॉल्व लीसा। ठीक है, इवॉल्व लीसा ये क्या करेगा, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना है ये। ठीक है, इसमें 3 एयरक्राफ्ट हैं, इसमें से कि एक को बोलेंगे मदर एयरक्राफ्ट और 2 को बोलेंगे डॉटर एयरक्राफ्ट। तो तीनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे से एक तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, मतलब कि इन दोनों के हर 2 एयरक्राफ्ट के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। और ये सब क्या करेंगे, एक तरीके से आप ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करेंगे स्पेस से। ग्रेविटेशनल वेव को ग्राउंड से ऑब्जर्व करने के लिए क्या है आपके पास, लीगो है। लीगो कहाँ पर है, यूएस में है। लीगो का इंडियन वर्जन जो है इंडिगो, ये कहाँ पर है आपका, हिंगोली महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके अलावा भी आपका दोस्तों पता है आपको जापान में कागरा है, वो भी आपका क्या करेगा, ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करेगा। इसके अलावा यूरोप में यानी बेसिकली इटली में क्या है, वर्गो है। तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करने के लिए है अर्थ से। ठीक है, और ये जो लीसा और इवॉल्व्ड लीसा जो है, ये इलीसा बेसिकली जो है ये ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करने का प्रयास करेगा फ्रॉम द स्पेस। ठीक है, और यही इसी के बारे में ये बोला जा रहा है। तो 62 का डी इज द राइट आंसर। देखिए ये सब क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होने के चांसेस भी हैं। ठीक है, और इसका इन्फॉर्मेशन को आप रखिए दिमाग में। देखिए, recently scientists observed the merger of giant black hole billions of light years away from the earth. What is the significance of this observation? देखिए जितना भी पीटी का मैगजीन आप 3-4 साल 5 साल से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि ग्रेविटेशनल वेव कब कब बनता है। तो ग्रेविटेशनल वेव कब कब बनता है, तो जब 2 ब्लैक होल मर्ज करते हैं तब बनता है। ठीक है, जब कोई स्टार जो है या तो क्या करता है, बर्स्ट होता है, मतलब एक्सप्लोड होता है, या फिर 2 सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे को रोटेट करते हैं और फिर एक दूसरे से मर्ज कर जाते हैं। तो इन सारे केसेस में क्या बनता है आपका, ग्रेविटेशनल वेव बनता है। ठीक है, तो इसी को ऑब्जर्व किया गया था। देखिए ब्लैक होल्स जो है वो क्या किए, मर्जर ऑफ ब्लैक होल से क्या बनेगा, ग्रेविटेशनल वेव बनेगा। तो वही ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया गया था लीगो के द्वारा। ठीक है, लीगो के द्वारा। तो 63 का बी इज द राइट आंसर। थोड़ा थोड़ा आपको अवेयरनेस रखना है दोस्तों। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। यस, लाइट को अफेक्ट होता है ग्रेविटी से। ठीक है, जैसे कि ये बहुत बड़ा मैसिव पार्टिकल है, मैसिव पार्टिकल तो नहीं बोला जाएगा इसको, मैसिव स्टेलर ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्लैनेट या बहुत बड़ा स्टार है, लाइट ऐसे पार हो रहा है। ठीक है, तो लाइट इसके तरफ हल्का मुड़ेगा, ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग। यस, बिग बैंग थ्योरी में तो यही हम लोग पढ़ते हैं। फिर देखिए, मैटर वॉर्प्स इटसेल्फ सराउंडिंग स्पेस टाइम। तो जो मैटर है, जैसे ये मैटर है, तो ये स्पेस टाइम को अपने अराउंड क्या कर लेता है, वॉर्प कर लेता है। ठीक है, ये सब हम लोग किस में पढ़ते हैं,
आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यही तो पढ़ते हैं हम लोग कि अगर कोई मैसिव पार्टिकल है तो अपने आसपास की स्पेस को क्या कर देता है, वॉर्प कर देता है, फोल्ड कर देता है, मोड़ देता है, ठीक है। तो 64 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। और जो लाइट जो होता है ना अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, इसको देखिए इस थ्योरी को दिया था आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन था एक जर्मन साइंटिस्ट, और इस थ्योरी को प्रूफ करने वाला जो साइंटिस्ट था यानी एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट जो था उसका नाम था एडिंगटन, ठीक है। खास बात यह है कि एडिंगटन जो है एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, और ये तब प्रूफ करने के लिए गया था जबकि आपका वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। यानी वर्ल्ड वॉर 2 के समय आप समझिए कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट एक जर्मन साइंटिस्ट की खोज को प्रूफ करने के लिए जा रहा था, जबकि दोनों देशों के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो दिस इज हाउ साइंस कैन यूनाइट द वर्ल्ड। एनीवेज 64 का डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे मूव करते हैं। 65 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। With reference to India's satellite launch vehicles, consider the following statements. PSLVs launch the satellites useful for Earth resources monitoring, where GSLV are designed mainly to launch communication satellites. बिल्कुल सही बात है। देखिए ये अर्थ है, PSLV का जो सैटेलाइट है ना ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ये क्या करता है, PSLV सैटेलाइट्स ऐसे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऐसे चक्कर मारता है, ठीक है। और अर्थ तो ऐसे घूम रहा है, अर्थ ऐसे घूम रहा है ना, तो ऐसे ये चक्कर मार रहा है। तो ये क्या करेगा, अलग अलग अर्थ के जगह को ऑब्जर्व करेगा, PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया सैटेलाइट। और जबकि GSLV के द्वारा लॉन्च किया गया जो सैटेलाइट है ये आपका जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में इसको लॉन्च किया जाता है, जो कि इक्वेटर से अलाइंड होता है। तो इक्वेटर से टोटली अलाइंड होता है जियो स्टेशनरी, ठीक है। और जियो सिंक्रोनस इक्वेटर के ही से गुजरता है, ठीक है, लेकिन इक्वेटर से इसका थोड़ा इंक्लाइंड होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। और जियो स्टेशनरी इक्वेटर से 0 डिग्री पर होता है, एकदम इक्वेटर के जस्ट ऊपर, ठीक है। और ये चीज़ जो है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करती है बेसिकली, यानी 36,000 किलोमीटर के ऊपर ये जो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स है ये 36,000 किलोमीटर पर है, ठीक है। और यहाँ पर ही मेनली आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है दोस्तों। दूसरा देखिए, सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय PSLV अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन द स्पेस पोजीशन इन द स्काई एज व्यूड फ्रॉम ए पर्टिकुलर लोकेशन ऑन अर्थ। ये गलत है। ये GSLV के द्वारा जो लॉन्च किया जाता है ना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये आपको हमेशा जब ग्राउंड से देखेंगे तो एक ही जगह दिखाई देगा। देखिए ये सही, दूसरा गलत है। ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, और इक्वेटर के ऊपर ही यहाँ कैसे होता है, इक्वेटर के ऊपर ही यहाँ पर कहीं पर ये क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है। जैसे जैसे ये वाला पॉइंट इधर मूव कर रहा है ये सैटेलाइट भी उसी डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो यहाँ से देखेंगे तो हमेशा उसी जगह पर दिखाई देगा, ठीक है। GSLV वाली सैटेलाइट, PSLV तो ऐसे मूव कर रहा है, देखिए नॉर्थ टू साउथ पोल, ठीक है। तो इस तक का तो लोकेशन चेंज होता रहेगा। फिर देखिए GSLV Mk3 Mark 3 is a 4-stage launch vehicle with the first and third stages using solid rocket motors and the second and fourth stages using liquid rocket engines। थर्ड भी आपका गलत है। थर्ड में देखिए PSLV के बारे में ये बोल दिया है, PSLV होता है SLSL, ठीक है। GSLV होता है SLC, ठीक है। और एक आजकल आ गया है सॉलिड SSLV, ठीक है, सॉलिड नहीं, उसका होता है आपका SSS, ठीक है। जो स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल्स जो हैं उसमें सॉलिड 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 तीनों ही स्टेज सॉलिड होते हैं। खैर इसको छोड़िए। PSLV का स्टेजेस क्या होता है, सॉलिड लिक्विड, GSLV का सॉलिड लिक्विड क्रायो, ठीक है। तो थर्ड जो भी गलत है, 65 का A विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। आइए 66 क्वेश्चन देखिए। विथ रेफरेंस टू एस्ट्रोसैट द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाय इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो एस्ट्रोसैट एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जिसको कि इंडिया लॉन्च किया है, ठीक है। ये क्या करेगा, सेलेस्टियल सोर्सेस को ऑब्जर्व करेगा एक्सरे लाइट में, ठीक है, UV स्पेक्ट्रम बैंड में, इन सब में, ठीक है। अब बोल रहा है अदर देन US रसिया इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव लॉन्च्ड अ सिमिलर ऑब्जर्वेटरी इनटू स्पेस, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। जब भी ऐसा रहे कि इंडिया को थर्ड फोर्थ सेकंड कंट्री के बारे में बोला जा रहा है तो आपका थोड़ा कान खड़ा हो जाना चाहिए। सही भी हो सकता है वो स्टेटमेंट, ऐसा नहीं है, बट गलत भी हो सकता है।
ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोसैट जैसा काम जो है कौन कौन कर चुका है। तो ये काम आपका किया जा चुका है यूएस के द्वारा, जापान के द्वारा, रसिया के द्वारा, यूरोप के द्वारा, उसके बाद इंडिया के द्वारा। तो पहला गलत है। दूसरा देखिए, एस्ट्रोसैट इज ए 2000 kg सैटेलाइट प्लेस्ड इन एन ऑर्बिट ऑफ एट 1650 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए जनरली इस टाइप का फैक्ट्स गलत ही होता है और ये भी गलत है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आप ये सब फैक्ट्स याद रखें, ठीक है। तो गेस लेना है तो गलत मार दो, याद है तो वेल एंड गुड, ठीक है, नहीं याद है तो छोड़ दो। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। 66 का डी विल बी द राइट आंसर। 67 क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मंगलयान लॉन्च्ड बाय इसरो इज कॉल्ड एज द मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम, बिल्कुल सही बात है। मेड इंडिया द सेकेंड कंट्री टू हैव अ स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स आफ्टर यूएसए। अगेन कान को खड़ा करिए, कान खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा काम आपका यूएसएसआर कर चुका था, यानी उस टाइम का रसिया बोल दीजिए, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। उसके बाद इंडिया ने किया था और इंडिया के बाद भी चाइना वगैरह ने कर लिया है, लेकिन ठीक है, इंडिया सेकंड कंट्री नहीं है, इंडिया कहीं ना कहीं फोर्थ कंट्री है। तो सेकंड गलत है। थर्ड देखिए, मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग इट्स स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये बात एकदम बिल्कुल सही है। इंडिया पहली कंट्री थी जो पहले ही अटेम्प्ट, पहले ही प्रयास में आपका मंगल तक पहुँच गई थी दोस्तों। देखिए मंगल तक पहले प्रयास में पहुँचना और यूपीएससी भी पहले प्रयास में निकालना काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस होगा। हालांकि फाइनली आप पहुंच जाएं वो भी बहुत बड़ी बात है। 67 का सी इज़ द राइट आंसर। देखिए 68 देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आइस क्यूब। ठीक है, अ पार्टिकल डिटेक्टर लोकेटेड एट साउथ पोल विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़। ठीक है, ये जब भी न्यूज़ में हो, आइस क्यूब जो है ये अंटार्कटिका में इसको छुपा करके रखा गया। छुपा करके मतलब कि बर्फ़ के अंदर इसको गाड़ करके रखा गया है और ये न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, न्यूट्रिनो को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो देखिए, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर इनकम्पासिंग अ क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस, ठीक है। इसीलिए इसका नाम दिया है आइस क्यूब, ठीक है। यानी 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई और 1 किलोमीटर गहराई के एरिया में ये बेसिकली न्यूट्रिनो को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो पहला बिल्कुल सही। दूसरा देखिए, इट इज़ ए पावरफुल टेलीस्कोप टू सर्च फॉर द डार्क मैटर। अब देखिए, इवन दो डायरेक्टली आपको इस बारे में पता हो ना हो, ठीक है, बट यस ये डार्क मैटर को भी ऑब्जर्व करेगा। फिर देखिए, इट इज़ ब्यूरिड डीप इन द आइस, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो 68 का डी इज़ द राइट आंसर। आइए 69 गोल्डी लॉक जोन के बारे में देखते हैं दोस्तों। गोल्डी लॉक जोन उसको बोलते हैं, देखिए अर्थ पर लाइफ अवेलेबल है क्योंकि अर्थ जो है एक गोल्डी लॉक जोन में है। गोल्डी लॉक जोन क्या होता है, जैसे ये है वह स्टार से कोई प्लैनेट बहुत नज़दीक है तो वहाँ पर बहुत गर्मी होगी। स्टार से कोई प्लैनेट बहुत दूर है तो वहाँ पर बहुत कम, मतलब बहुत सर्दी होगी, ठीक है। तो इन दोनों जगह पर नॉर्मली लाइफ पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। बीच में कहीं जहाँ पर न बहुत ज़्यादा गर्मी हो न बहुत कम गर्मी हो, ठीक है, तो उस रीजन में लाइफ की पॉसिबिलिटी है और इस टाइप के ही रीजन को क्या बोलते हैं, गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो गोल्डी लॉक जोन क्या है, द लिमिट्स ऑफ हैबिटेबल जोन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। नहीं, ये सरफेस ऑफ अर्थ से इसका लेना नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है हैबिटेबल जोन से। गोल्डी लॉक जोन है तो हैबिटेबल जोन, लेकिन इसका सिर्फ अर्थ से लेना देना नहीं है। अर्थ लाइक कहीं पर भी किसी भी कोई भी प्लैनेट, चाहे हमारे सोलर सिस्टम में या किसी भी और सोलर सिस्टम में, अर्थ के जैसे दूसरे प्लैनेट्स को खोजने की बात की जाती है तो गोल्डी लॉक जोन की बात होती है। फिर देखिए, रीजन्स इनसाइड द अर्थ गलत, सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस, यस यही है गोल्डी लॉक जोन, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पर अर्थ लाइक प्लैनेट मिल सकता है, तो जहाँ जहाँ पर गोल्डी लॉक जोन होगा वहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो यही है 69 का सी इज द राइट आंसर। 70 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। साइज ऑफ सन एट डस्क, कलर ऑफ सन एट डॉन, मून बीइंग विजिबल एट डॉन,
ट्विंकल ऑफ स्टार्स इन द स्काई, पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई, विच ऑफ द एबव आर ऑप्टिकल इल्यूजन्स। देखिए क्लास 9th फिजिक्स अगर आप पढ़ेंगे, देखिए इसलिए बोला जाता है बेसिक साइंसेस की बुक्स को एक आधा बार आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, बार बार ना भी पढ़ें तो भी। तो खैर, तो ऑप्टिकल इल्यूजन्स इसमें से कौन कौन से हैं? तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, बिल्कुल है, ठीक है। फिर आपका कलर ऑफ सन एट डॉन, कलर जो आपका चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है, ये भी क्या है? एक तरीके का ऑप्टिकल इल्यूजन ही है, ठीक है। फिर देखिए साइज ऑफ सन एट डस्क, साइज ऑफ सन जो बड़ा और छोटा दिखाई देता है, जबकि ये भी तो क्या है, साइज ऑफ सन तो कांस्टेंट है, बट वो बड़ा और छोटा जो दिखाई देता है ये भी एक तरीके का ऑप्टिकल इल्यूजन है। फिर देखिए मून बीइंग विजिबल एट डॉन, तो ये किसी टाइप का आपका ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई, पोल स्टार तो अवेलेबल ही है, ठीक है, तो वो दिखाई दे रहा है, तो वो कोई ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है, ठीक है। इल्यूजन का मतलब क्या है? जो चीज़ जैसी है वैसी ना दिखाई दे रही हो, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार थोड़े मतलब जल रहे हैं, बुत रहे हैं, जल रहे हैं, बुत रहे हैं, लेकिन वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, तो ये एक टाइप का ऑप्टिकल इल्यूजन हुआ। कलर ऑफ सन जो है वो चेंज हो रहा है, बट रियलिटी में कलर ऑफ सन तो चेंज नहीं हो रहा है। साइज ऑफ सन जो है वो चेंज हो रहा है, बट रियलिटी में तो वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको इल्यूजन बोला जाता है, ठीक है। और ये सारा चीज़ होता है आपका अलग अलग प्रोसेस के कारण, डिस्पर्सन, ठीक है, डिस्पर्सन के कारण, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सारे प्रोसेसेस के कारण ये सारा इल्यूजन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इसका सी विल बी द राइट आंसर। ये 71 क्वेश्चन देखते हैं। द एफर्ट्स टू डिटेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द हिग्स बोसॉन पार्टिकल हैव बिकम फ्रीक्वेंट इन न्यूज इन द रिसेंट पास्ट, ठीक है। हिग्स बोसॉन की बात की जा रही है, व्हाट इज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिस्कवरिंग दिस पार्टिकल, ठीक है। तो हिग्स बोसॉन को डिस्कवर कर लिया जाएगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, या उसकी डिस्कवरी से क्या लेना देना है, यही पूछ रहा है, ठीक है। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, उस टाइम में न्यूज़ में ये ज़्यादा रहा होगा। तो देखिए इट विल इनेबल अस टू अंडरस्टैंड वाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव मास, ये बिल्कुल सही है। जो हिग्स बोसॉन होता है दोस्तों, उसके कारण ही पार्टिकल्स में मास आता है, वाला सही है। दूसरा देखिए इट विल इनेबल अस इन द नियर फ्यूचर टू डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफरिंग मैटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रावर्सिंग द फिजिकल स्पेस बिटवीन देम। तो ये जो बात बोल रहा है ना, ये बोल रहा है टेलीपोर्टेशन का, यानी जैसे आप यहाँ पर हैं, ठीक है, टेलीपोर्टेशन के थ्रू क्या किया जाएगा, आपको यहाँ से गायब कर दिया जाएगा और यहाँ पर क्रिएट कर दिया जाएगा, ठीक है। बट ये सब चीज़ ये नहीं करेगा दोस्तों, टेलीपोर्टेशन ये सब नहीं होगा। फिर देखिए इट विल इनेबल अस टू क्रिएट बेटर फ्यूल्स फॉर न्यूक्लियर मिशन से, देखिए लॉन्ग टर्म में इनडायरेक्टली हेल्प भी कर दे, बट ऐसा कुछ इसका गोल नहीं है, ठीक है। तो 71 का ए इज़ द राइट आंसर। 72 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइटेड बाय द साइंटिस्ट एज एविडेंस फॉर कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड आपको याद ही कर लेना है, रेड शिफ्ट, कॉस्मिक, माइक्रोवेव, बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये सब इसका क्या है आपका एविडेंस है। तो डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स इन स्पेस, यस। ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड शिफ्ट, यस। मूवमेंट ऑफ एस्टेरॉइड्स, नो, एस्टेरॉइड मूव करते रहे, कोई मतलब नहीं है। ऑकरेंस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोरेशन इन स्पेस, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। तो 72 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन, क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि देखिए ये अर्थ है और ये आपका क्या है, मान लीजिए सैटेलाइट है, सैटेलाइट ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो चूंकि ये घूम रहा है ना, तो इसके पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है, ठीक है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, जिसके कारण से इसके पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है, उसको बोलते हैं mv²/r ऐसे करके, ठीक है। मान लीजिए इसका मास मान लीजिए m है, v वेलोसिटी से r रेडियस पर ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये इसके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv²/r, यानी इस फोर्स से ये क्या करना चाह रहा है, बाहर जाना चाह रहा है। और ग्रेविटी क्या कर रही है, इतना ही फोर्स इसको अपोजिट डायरेक्शन में दे करके इसको बैलेंस कर रही है। ग्रेविटी दे रही है Gm/m/r², ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते रहे हैं, ठीक है। तो देखिए डज नॉट एग्जिस्ट एट सच डिस्टेंस, नहीं।
इट इज़ न्यूट्रलाइज बाई, यानी ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज न्यूट्रलाइज बाई अट्रैक्शन ऑफ मून, गलत। इट प्रोवाइड्स द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी स्पीड फॉर इट्स स्टेडी मोशन, गलत। प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन, हाँ यही सही है। ये जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ है ना, वो उसको नीचे खींचने के बजाय क्या कर रही है, उसको यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दे रही है। मतलब जो एक्सेलरेशन बाहर की तरफ लग रहा था उतना ही जो है अपोजिट डायरेक्शन में भी उसको मिल जा रहा है, जिसके कारण से ये अपना ऑर्बिट में प्यार से मस्त घूम रहा है। ठीक है, तो 73 का डी इज द राइट आंसर। ये सब थोड़ा सा बेसिक फिजिक्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग जरूरत नहीं है यहाँ पर, बस रट भी लेंगे तो काम चल जाएगा। विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉयड एंड कॉमेट, ठीक है। तो एस्टेरॉयड आपको पता है यहाँ सन है, तो माई वेरी इफेक्टिव मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। तो माई वेरी इफेक्टिव मदर और जस्ट के बीच, यानी मार्स और जुपिटर के बीच में जनरली होता है एस्टेरॉइड्स, और भी कहीं पर हो सकता है जिसको बोलते हैं ट्रोजन एस्टेरॉइड, ठीक है। अगर मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड है तब तो उसको नॉर्मल एस्टेरॉइड बोलेंगे, और इसके बाहर कहीं इधर उधर भटक रहा है तो उसको बोलेंगे ट्रोजन एस्टेरॉइड। खैर, तो एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स, बिल्कुल सही बात है। व्हाइल कॉमेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ फ्रोजन गैसेस हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी एंड मेटालिक मटेरियल्स, ये दोनों पार्ट बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। दूसरा देखिए, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स, सही बात है। व्हाइल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वीनस एंड मरकरी, गलत। कॉमेट्स कहाँ पर पाया जाता है, ये माई वेरी इफेक्टिव मदर जस्ट सर्वस नट्स के बाद एक आता ऊट क्लाउड, वहाँ से पे पाया जाता है आपका ऊट क्लाउड, और उसके भी बियॉन्ड आता है कुपियर बेल्ट। तो ऊट क्लाउड और कुपियर बेल्ट में पाया जाता है आपका कॉमेट्स, ठीक है। फिर तीसरा देखिए, कॉमेट्स शो परसेप्टिबल ग्लोइंग टेल व्हाइल एस्टेरॉइड्स डू नॉट, ये बिल्कुल सही बात है। जब कॉमेट्स के पास देख रहे हैं ना, बर्फ टाइप का चीज़ है, ठीक है, तो कॉमेट्स जब सन के क्लोज आता है, तो जैसे जैसे क्लोज आता है ना, पीछे ये वेपराइज होते जाता है, तो ये वेपराइज पार्टिकल इसका ना ऐसे टेल की तरह, पूंछ की तरह दिखता है, जो वेपराइज होते जाता है वो चीज़, ठीक है। तो 74 का 1 and 3 विल बी द आंसर, ठीक है। इसको देखते जाइए। 75 देखिए, सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन रिले आर केप्ट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, बिल्कुल सही बात है। ए सैटेलाइट इज सेड टू बी इन सच एन ऑर्बिट, यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट है, ये कब कहेंगे, जबकि वो क्या हो, द ऑर्बिट इज जियो सिंक्रोनस, बिल्कुल आपको मैं बताया कि ये हो गया इक्वेटर से अलाइंड हो कोई सैटेलाइट तो उसको बोलेंगे जियो सिंक्रोनस, ठीक है। अब अलाइनमेंट अगर परफेक्ट हो जाए, 0 डिग्री हो, तो जियो सिंक्रोनस तो है ही हो, साथ के साथ क्या हो जाएगा, जियो स्टेशनरी हो जाएगा। और अलाइनमेंट 0 डिग्री के अलावा कुछ हो तो फिर उसको जियो स्टेशनरी नहीं बोलेंगे, उसको सिर्फ जियो सिंक्रोनस बोलेंगे। तो इससे एक बात पता चलती है कि हर एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस है, पर हर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जियो स्टेशनरी नहीं है। लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो जियो सिंक्रोनस है, बिल्कुल सही बात है। द ऑर्बिट इज सर्कुलर, ये भी सही बात है। द ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ द अर्थ्स इक्वेटर, बिल्कुल, क्योंकि इक्वेटर से 0 डिग्री के ऊपर ही वो रह रहा है, तो इक्वेटर से जो 0 डिग्री पर प्लेन बनाएंगे उसी में वो ऑर्बिट लाई करेगा, बिल्कुल। द ऑर्बिट इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 22,000 किलोमीटर, गलत। ये जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं 36,000 किलोमीटर पर, ये नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज अ वर्थ रिमेंबरिंग नंबर, ये ऐसे फैक्ट नहीं है जो कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको, ये याद रखने योग्य फैक्ट ही है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 75 का ए इज द राइट आंसर, 1, 2 and 3 ओनली, ठीक है। ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स देखते हैं। 76 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग statements best reflects the idea behind the fractional orbital bombardment system often talked about in the media। तो देखिए, जो फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। इसका कहने का मतलब क्या है कि यह अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर किसी ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में किसी मिसाइल को, बेसिकली वो विपन के पर्पस होगा, हथियार के पर्पस होगा, उसको सेट कर दिया, ठीक है। और फिर वो ऑर्बिट में घूम रहा है, फिर किसी कंट्री को अटैक करना है तो वहाँ से डी ऑर्बिट करके फिर उस कंट्री पर अटैक कर दिए, ठीक है। मेरी बात समझ गए, यही है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल इज नॉट, गलत। स्पेसक्राफ्ट लैंड्स ऑन अनदर प्लैनेट, गलत। ए मिसाइल इज पुट इनटू स्टेबल ऑर्बिट, यस, अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ, बिल्कुल यही है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट
सिस्टम। ठीक है, तो 76 का सी इज द राइट आंसर। देखिए 77 देखिए, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यू। देखिए बायोफिल्म क्या है समझ लीजिए, किसी भी सरफेस पर कोई भी माइक्रोब्स जमा हो जाए, ठीक है, मतलब अपना घर बना लें, ठीक है, और कहीं भी बना सकते हैं, आपको पता है कि फर्श पर बना सकते हैं, दीवार पर बना सकते हैं, पानी के नल में बना सकते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोफिल्म्स बोलेंगे। ठीक, देखिए बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज, बिल्कुल कहीं पर भी बना सकते हैं तो वहाँ पे भी बना सकते हैं। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेस, बिल्कुल इस यहाँ से इसको क्या स्टार्च और वो सब भी मिल जाएगा, तो आराम से वहाँ बना लेंगे। बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, बिल्कुल मान लीजिए कि इसको थोड़ा बहुत जहाँ पर दवा दवा का कारखाना वगैरह है उसके आसपास से ये बायोफिल्म्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, तो कंटिन्यूअस एक्सपोजर मिल रहा है उसको एंटीबायोटिक से, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे वो, बिल्कुल। तो 77 का डी विल बी द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, यू नीड लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट बायोफिल्म कैन बी। ठीक है, बायोफिल्म क्या है, अगर ये बस समझ गए तो क्वेश्चन करना, आंसर करना आप लोग को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 78 क्वेश्चन देखिए, इन ए प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक प्रेशर कुकर में किस प्रेशर पर फूड कुक होगा, तो देखिए इसके लिए ना, अब थोड़ा सा आपको साइंस जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो अंदाजे मार दीजिए। साइंस इसका होता है वो जो गैस लॉ होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब प्रेशर कुकर के अंदर तो क्या कर दिए, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिए हम लोग, जब तक खास करके सीटी नहीं लग रही है तब तक तो वॉल्यूम क्या कांस्टेंट है, कोई चीज़ बाहर नहीं आ रही है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ये भी समझ लीजिए बात को, प्रेशर बढ़ रहा है तो अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ द होल इन द लीड, ठीक है, ये जो ऊपर सीटी रहती है उसका जितना एरिया कम या ज़्यादा रहेगा उस पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल। अगर पतली सीटी रहेगी तो उसमें से आसानी से एयर बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, और वो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। मोटी सीटी रहेगी यानी मोटा छेद रहेगा तो उसमें से थोड़ा एयर आसानी से रिलीज होते रहेगा और टेम्परेचर भी कम होते रहेगा, तो उस पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम उस पर तो डिपेंड करेगा ही, ठीक है। फिर वेट ऑफ द लीड, यस, अगर लीड जो सीटी का वजन है वो ज़्यादा भारी है, तो वो ज़्यादा भारी रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, वो आपका ज़्यादा देर तक एयर को बाहर नहीं निकलने देगा और टेम्परेचर को हाई बनाए रखेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब प्रेशर अंदर बढ़ जाएगा तभी जा करके वो लीड एयर को रिलीज करेगा। तो ये तीनों फैक्टर्स पर ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, तो 78 का डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, विच ऑफ द एबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। आपको पता होगा कि वायरस जो है अपना एनर्जी डिराइव करता है लिविंग होस्ट से, लिविंग होस्ट, ठीक है, यानी कि सिंथेटिक मीडियम में ये नहीं पैदा हो सकता है, सिंथेटिक मीडियम में इसको कल्चर नहीं किया जा सकता, और ये क्वेश्चन रिपीट है, रिपीट यानी थर्ड टाइम रिपीट है, ठीक है, तो मे बी फोर्थ टाइम भी रिपीट हो सकता है। एनीवेज तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए विथ रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग हाउ डू सोडियम लैंप्स डिफर फ्रॉम एलईडी लैंप्स। तो सोडियम लैंप एलईडी लैंप से अंतर कैसे होता है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो सोडियम लैंप्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्रीज बट इट इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैंप्स। तो ये बिल्कुल सही बात है, जो सोडियम लैंप होते हैं दोस्तों इसीलिए वो इनइफेक्टिव भी हैं क्योंकि वो चारों दिशाओं में लाइट थ्रो कर रहे हैं, जबकि स्ट्रीट लाइट मान लीजिए ये पोल है, ठीक है, और यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब के नीचे ही तो हम लोग को रोड पर ही तो इसका लाइट चाहिए, ठीक है। ऊपर साइड आकाश में जो लाइट फेंक रहा है ये तो हम लोग के लिए जरूरत भी नहीं था, ठीक है, तो ये इनइफिशियंट है, ठीक है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैंप्स हैव ए लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैंप्स, ये गलत है। अगर सोडियम लैंप के पास ज़्यादा लाइफ स्पैन होता तो हम लोग धीरे धीरे स्ट्रीट लाइट को एलईडी से क्यों रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो दूसरा गलत है। तीसरा देखिए the spectrum of visible light from sodium lamp is almost monochromatic while LED lamps often offer significant color advantages in street lighting। देखिए मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है, जिसकी एक ही फ्रीक्वेंसी हो। क्रोमा मतलब क्या होता है, कलर। सोडियम लैंप आपको पता है उसका कलर होता है येलो, तो ये मोनोक्रोमैटिक हो गया, लगभग एक ही कलर का लाइट दे रहा है, ठीक है। और स्ट्रीट एलईडी लाइट क्या दे रहा है, वाइट लाइट। वाइट में आपको पता है क्या क्या कलर होता है, सारे कलर होते हैं बेसिकली, विगोर होता है लाइट में, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये तो आपको पता है कि वाइट में सब कुछ लाइट, सारा लाइट कलर का लाइट होता है, जबकि येलो लाइट तो एक ही कलर का होगा। तो ये तीसरा भी सही है आपका, 80 का सी विल बी द राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं। बिस्फिनॉल ए अ कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है, इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्लास्टिक। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दो ही ऑप्शन आई, आपको आता है या नहीं आता, डोंट गेस, नेवर गेस, ठीक है। इसका राइट आंसर पॉलीकार्बोनेट टाइप के प्लास्टिक है, यानी बिस्फिनॉल ए जो है पॉलीकार्बोनेट टाइप के प्लास्टिक में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। बिस्फिनॉल ए पॉलीकार्बोनेट टाइप की प्लास्टिक में यूज किया जाता है। बट माइंड इट, इस क्वेश्चन का आंसर जानना इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आता होगा, ठीक है, जिसके हाई चांसेस है, तो नेवर गेस, नेवर गेस, ठीक है। 99% ऑफ द टाइम यू विल बी रॉन्ग, ठीक है, विच विल बी नॉट गुड। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, ट्राइक्लोसान कंसिडर्ड हार्मफुल व्हेन एक्सपोज टू हाई लेवल फॉर अ लॉन्ग टाइम इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब अगर अगेन ये आपको आता है तो सही आंसर मार दीजिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, यही मैं बताना चाहता हूँ। ट्राइक्लोजान जो है टॉयलेटरीज में आपका ये फिनाइल और वो हार्पिक ये सब होता है ना, उसमें ये पाया जाता है ट्राइक्लोजान, ठीक है। तो ये बहुत हार्मफुल है, ठीक है, लेकिन याद रखिए ट्राइक्लोजान टॉयलेटरीज में पाया जाता है, ठीक है। बट नेवर गेस ब्लाइंडली, ब्लाइंड गेसिंग जो है दोस्तों एकदम आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है, ठीक है। मैं भी बताऊंगा कि कहाँ गेस करना है, ऐसा नहीं है कि एकदम बिना गेस किए पूरा एग्जाम नहीं हो पाएगा, ये बात सच है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट गेसिंग वो सब चलता है, ब्लाइंड गेसिंग नहीं चलता है। वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड, बिकॉज देखिए वाटर के पास ना दो आयंस होते हैं, H+ और OH-, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डाईपोलर, H+ और OH- के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, जिसके कारण ये डाईपोलर होता है। और ये डाईपोलर के कारण ही ये देखिए ये ऑर्गेनिक चीज़ों को भी डिजॉल्व कर लेता है, जैसे कि शुगर, ठीक है, शुगर वगैरह के साथ को ये डिजॉल्व कर लेता है ये इसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के कारण। और NaCl वगैरह जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको भी डिजॉल्व कर लेता है, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, ये डाइपोलर नेचर का है, ठीक है, इस कारण से। तो यही डाइपोलर जो नेचर है ना, यही इसका कारण है बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने के कारण का, मतलब लगभग सभी चीज़ों को ये डिजॉल्व कर लेता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये डाइपोलर इन नेचर है। जनरली क्या होता है दोस्तों, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो इनऑर्गेनिक चीज़ों को डिजॉल्व करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो ऑर्गेनिक चीज़ों को डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वाटर जो है वो बहुत सारे इनऑर्गेनिक चीज़ों को तो डिजॉल्व करता ही है, साथ के साथ कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों को भी डिजॉल्व कर लेता है। तो यही है इसका कारण, वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट बिकॉज इट इज़ डाइपोलर इन नेचर, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। आपको पहले ना आता हो, अब इसको याद कर लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन ए क्रॉप फील्ड इनसे, देखिए एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच ऑफ द एबव एक्टिविटीज कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट यूजिंग ड्रोन्स, ड्रोन के द्वारा इनमें से क्या क्या हो सकता है, एकदम इसमें नॉर्मल गेस करेंगे। ड्रोन के कारण हम लोग पेस्टिसाइड छिड़क सकते हैं, बिल्कुल। इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वोल्केनोज, बिल्कुल, जो एक्टिव वोल्केनो है उसके पास कौन आदमी जाएगा मरने के लिए, लेकिन ड्रोन तो जा सकता है, ठीक है। तीसरा देखिए, कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स फॉर DNA एनालिसिस, बिल्कुल, कहीं जो वेल मछली लोग स्पाउटिंग कर रहे होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर ड्रोन को ले जाइए उड़ा करके, ठीक है, और उनका ब्रेथ सैंपल कलेक्ट करके ले आइए, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 84 का D विल बी द राइट आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन के कारण ना वो एक ट्रिक आ गई मार्केट में कि साइंस एंड टेक का ऑप्शन ऑल हो जाता है, ये गलत है, लेकिन ठीक है, ये गलत है, ऐसे कभी नहीं जाना है। हमेशा एक बार ऑप्शन को पढ़िए, लॉजिकल लग रहा है तो भी मारिए। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो प्लांट और एनिमल सेल्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि प्लांट में होता है सेल वॉल, एनिमल में होता है, मतलब प्लांट में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होता है, एनिमल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ये ध्यान रखना है कि सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, ठीक है। तो चलिए, प्लांट सेल्स हैव सेल्यूलोज वॉल्स, सेल्यूलोज सेल वॉल्स व्हाइल एनिमल सेल्स डू नॉट, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, प्लांट सेल डू नॉट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू। देखिए सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं,
और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी, दोनों में होता है, तो दूसरा तो गलत है। तीसरा देखिए, मेच्योर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वॉक्यूल वाइल एन एनिमल सेल हैज मैनी स्मॉल वॉक्यूल्स। ये बिल्कुल सही बात है। जो प्लांट सेल होता है दोस्तों उसमें एक ही वॉक्यूल होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा साइज का होता है। वॉक्यूल यानी खाली जगह, ठीक है। वॉक्यूल प्लांट के अंदर, सेल्स के अंदर का खाली जगह होता है, उसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ होती है ना, जो मतलब बेकार की चीज़ें वो उसमें जमा होते जाते हैं, ठीक है। बाद में उसका कुछ निस्तारण कर देती हैं सेल्स, ठीक है। तो यही है वैक्यूल। तो वैक्यूल प्लांट सेल्स में बड़ा होता है, एक ही होता है। एनिमल सेल्स में छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। तीसरा सही है, 85 का सी इज द राइट आंसर। अब देखिए, बचपन की भी साइंस की किताबें अगर आप एक बार पलट लें तो ये सारे क्वेश्चन इजीली मार सकते हैं। 85 का सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। In the context of recent advances in human reproductive technology, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, देखिए न्यूक्लियर ट्रांसफ़र किस में करते हैं हम लोग, आपको पता होगा कि ये फीमेल का एग है, ठीक है। एग का ये न्यूक्लियस है और ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है बैड है, मतलब इसमें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है। और ये मेल का स्पर्म है, ठीक है। तो स्पर्म को एग से मिला दिए, तो ये जो फर्टिलाइड एग हो गया उसमें से न्यूक्लियस को निकाल दिए और दूसरे किसी फीमेल का एग ले लिए जिसमें कि न्यूक्लियस है और माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन वो बैड माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वो गुड माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो इसका एग निकाल दिए और यहाँ पर ये फर्टिलाइज एग को घुसा दिए, ठीक है। यही है न्यूक्लियर ट्रांसफ़र और ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज से बचाने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज इन ऑफस्प्रिंग, और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियर ट्रांसफ़र हम लोग इसी केस में करते हैं, आपको एकदम याद कर लेना है। एटी 87 क्वेश्चन देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप। ये सब फालतू बात है, ठीक है। सोलर पावर से आप इलेक्ट्रिसिटी बना लिया, अब इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी पंप चला लो चाहे, ठीक है। तो पहला तो गलत है। दूसरा देखिए, सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस विथ पिस्टन, ये भी गलत है। आप पावर जनरेट कर लिए ना, ठीक है, उसके बाद आपको कोई भी डिवाइस आप उससे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 87 का डी इज द राइट आंसर, यानी कोई भी इसमें सही नहीं है। तो ये होता है दोस्तों थोड़ा फालतू टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। आपको ना झकझोर देगा, आपको लगेगा कि नहीं यूपीएससी इतना आसान कैसे पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है करके गलत मार देता हूँ मैं, ये मार देता हूँ, ये मार देता हूँ। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही लॉजिकली आपको बस ये देख रहा है कि स्ट्रेस के अंदर आप कॉमन चीज़ें सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं, या बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं होगी आपकी। चलिए देखिए 88 क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द करेंट ट्रेंड्स इन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो शुगर केन कल्टीवेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स से पूछा जा रहा है दोस्तों। देखिए, अ substantial saving in seed material is made when bud chip settings are raised in a nursery and transplanted in the main field, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या किए, नर्सरी में बर्ड्स ग्रो कर लिए और उस बर्ड्स को, ठीक है, ट्रांसप्लांट कर दिए हम लोग फील्ड में। तो इस केस में क्या होगा, आपका सीड मटेरियल बहुत ज़्यादा बच जाएगा। सीड मटेरियल कैसे बहुत ज़्यादा बच जाएगा, क्योंकि क्या है, एक सीड से हम लोग कम से कम 10 बर्ड्स निकाल सकते हैं, 20 बर्ड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग उससे 20 जगह खेती कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर डायरेक्ट प्लांटेशन करेंगे तो फिर हम लोग को 10 सीड्स चाहिए। तो इसलिए यस, ये काम करने से आपका सीड मटेरियल का खर्चा जो है वो बचेगा। तो पहला तो सही है। दूसरा देखें, when directed planting of seed is done, the germination percentage is better with single budded sets as compared to sets with many buds। देखिए, आप लोग पता नहीं खेती किए हैं कि नहीं किए हैं। जैसे आलू तो मैंने लगा है, तो आलू लगाते हैं ना, तो आलू में बहुत सारा ऐसा आँख निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको काटा जाता है और इसी को रोपा जाता है, ठीक है, लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि मैं इसको काट करके लगाऊं, तो अगर ये वाला जो सेट है, इसका सेट जिसको आँख बोलते हैं या आँख बोलते हैं, ठीक है, ये अगर सक्सेसफुल हुआ तब तो प्लांट मिलेगा, और ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये प्लांट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं क्या करूं, ऐसे इसको काट करके लगा दूं, तो अगर ये भी सक्सेस हुआ तो प्लांट मिलेगा, ये सक्सेस नहीं हुआ तो ये भी सक्सेस हुआ तो प्लांट मिलेगा, ये सक्सेस नहीं हुआ तो ये भी सक्सेस हुआ तो प्लांट मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं। एक से ज़्यादा सेट्स अगर हैं आपके बर्ड में, ठीक है, तो आपके जर्मिनेशन के मतलब आपके
जर्मिनेशन परसेंटेज या प्लांट का सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। तो देखिए व्हेन डायरेक्टेड प्लांटिंग ऑफ सीड्स इज डन द जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर विथ सिंगल बडेड सेट्स। सिंगल बडेड सेट्स के साथ कैसे आपका परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, बेटर रहेगा? जब एक से ज़्यादा बर्ड्स रहेंगे तभी तो ज़्यादा परसेंटेज रहेगा ना आपका। तो दूसरा गलत है। तीसरा देखिए इफ बैड वेदर कंडीशंस प्रिवेल व्हेन सीड्स आर डायरेक्टली प्लांटेड सिंगल बडेड सीड्स है बेटर सर्वाइवल एज कम्पेयर टू लार्ज सेट्स, ये भी गलत है। फिर ये अगेन यही रीजन हो गया कि जब बैड वेदर है, ठीक है, तो सिंगल बडेड सेट्स कैसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा? मान लीजिए कि ये बैड वेदर के कारण एक की डेथ हो गई, तो कम से कम 2 और हैं, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल तो रहेगा, कम से कम एक प्लांट तो मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। तो तीसरा भी गलत है। चौथा देखिए शुगर कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। बिल्कुल, ये काम हम लोग टिश्यू कल्चर के थ्रू भी कर सकते हैं। ये जो सेटलिंग्स है ना, ये जो सेट्स जिसको बोल रहे हैं, जिसको आँख बोल रहे हैं, आँख, उसको हम लोग टिश्यू कल्चर के थ्रू भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फोर्थ इज करेक्ट, 88 का सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। गलत, इंडिया में कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस टू कल्टिवेट अ सीड उसको पेटेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर देखिए इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड, ये भी गलत है। इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड है, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत सारे आपका एक्ट जो कॉपीराइट्स एक्ट है, इंडियन पेटेंट्स एक्ट है, उससे रिलेटेड केसेस को की सुनवाई करता है। तो इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड है। तीसरा देखिए प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए प्लांट वेराइटीज को प्रोटेक्शन मिलता है कौन से एक्ट की तरह? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, बट ये एग्जैक्टली पेटेंट राइट की तरह नहीं है, ये बात ध्यान रखें। तो खैर देखिए प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया, तो ये बिल्कुल सही बात है। 89 का C3 ओनली विल बी द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन 90 देखिए 3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। 3D प्रिंटिंग का क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ कॉन्फेक्शनरी आइटम्स यानी बिस्किट वगैरह बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोनिक ईयर्स यानी मतलब आर्टिफिशियल कान बना सकते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी इसका यूज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज में भी हो रहा है, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी बिल्कुल, बहुत सारा मोबाइल का चिप या फिर मोबाइल का बहुत सारा चीज़ जो है उसका कैबिनेट है, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं 3D प्रिंटिंग के थ्रू, ठीक है। तो 90 का डी विल बी द राइट आंसर, ऑल टू ऑल विल बी द राइट आंसर। बट अगेन ऑल इज नॉट ऐसा कुछ नहीं कि यूपीएससी ने कोई प्रॉमिस नहीं करके रखा है कि ऐसे क्वेश्चन का मैं ऑल ही आंसर रखूंगा, ठीक है। इसलिए आपको हमेशा पढ़ना चाहिए। देखिए लॉजिकल लगा तो मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। (91) क्वेश्चन देखिए ऑर्गेनिक एलईडीज आर यूज्ड टू क्रिएट डिजिटल डिस्प्लेज इन मैनी डिवाइसेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ OLED डिस्प्लेज ओवर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज, ठीक है। तो OLED वर्सेस LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। बोल रहा है OLED डिस्प्ले कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स। बिल्कुल, जो ऑर्गेनिक LED है दोस्तों, ये इसको फ्लेक्सिबल यानी मुड़ने वाला प्लास्टिक के ऊपर भी इसको फैब्रिकेट किया जा सकता है। LCD के ऊपर ऐसा काम हम लोग नहीं कर सकते। दूसरा देखिए रोल अप डिस्प्लेज एम्बेडेड इन क्लोथिंग कैन बी मेड यूजिंग OLED। बिल्कुल, देखिए इसको क्लोथ मटेरियल के ऊपर भी एम्बेड हम लोग कर सकते हैं, दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज आर पॉसिबल यूजिंग OLED। बिल्कुल, जो प्लास्टिक के ऊपर हम लोग डिस्प्ले बना रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ले लीजिए तो हम लोग पास ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले हो जाएगा, ये भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तीनों चीज़ें हो सकती हैं। अगेन ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पता है तो मार दीजिए, नहीं पता है तो फिर गेस ले लीजिए कि चूँकि ये एक नया टेक्नोलॉजी है OLED, ठीक है, तो ये पुराने टेक्नोलॉजी से समवट बेटर होने के चांसेस इसके हाई हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 91 का C विल बी द राइट आंसर। चाहें तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो, क्योंकि और भी क्वेश्चन हैं उस पेपर में, सारे इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन 2 ही नंबर के हैं। इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जो कि कहाँ पर है? फ्रांस में है, ठीक है।
इफ़ दिस एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स व्हाट इज़ द इमीडिएट एडवांटेज फॉर इंडिया। तो ये जो ITER है ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कि फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू एनर्जी रिलीज कराने का प्रयास कर रहा है ITER, ठीक है। तो देखिए इसका 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेशन। ये 93 देखिए, विथ रेफरेंस टू फ्लाई एस प्रोड्यूस्ड बाय द पावर प्लांट्स यूजिंग कोल एज ए फ्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। फ्लाई एस कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल, आजकल तो आप देख ही रहे होंगे कि फ्लाई एस वाली ब्रिक्स बहुत सारे लोगों के घर में यूज हो रहा है। मेरा भी जो घर बना है वहाँ पर फ्लाई एस वाली ब्रिक्स यूज हुई है। फिर देखिए फ्लाई एस कैन बी यूज एज ए रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, सीमेंट में भी इसको मिलाया जाता है बिल्कुल। फिर देखिए फ्लाई एस इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली। ये तो ऐसे फालतू वाहियात है, ऐसे तो मैं गेस करने के लिए नहीं बोलता हूँ, बट इसमें गेस करके भी आप सही मार सकते हैं। जनरली देखिए कोयले को जला करके उसका जो राख मिला है उसमें क्या दो ही चीज़ मिलेगा, आप ऐसे सोच लीजिए, उसमें बहुत सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है। उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, बहुत सारी चीज़ें मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली। देखिए with reference to fuel cells in which hydrogen rich fuel and oxygen are used to generate electricity, consider the following statements। तो फ्यूल सेल से रिलेटेड पूछ रहा है, बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज एज ए फ्यूल, द फ्यूल सेल एमिट्स हीट एंड वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट। बिल्कुल, सिर्फ हाइड्रोजन ही यूज हुआ है तो क्या करेगा ये, मान लीजिए हीट तो रिलीज हो सकता है, वो तो अलग बात है, और साथ के साथ क्या है H2+O2, H2O रिलीज करेगा, और क्या रिलीज कर देगा, कुछ नहीं। तो 1 बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए फ्यूल सेल्स कैन बी यूज फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप कंप्यूटर्स, गलत बात है, ठीक है। फ्यूल सेल क्या है, बैटरी है, बैटरी से कुछ भी चाहे आप पावर कर लो। फिर देखिए फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, बिल्कुल गलत। फ्यूल सेल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली जो बैटरी, ये सब क्या करेगा, DC बनाएगा, बाद में आप उसको यूज कर लो पहले AC डिवाइसेस में इन्वर्टर के थ्रू, लेकिन वो प्रोड्यूस क्या करेगा, DC ही प्रोड्यूस करेगा। तो 94 का A, 1 ओनली विल बी द राइट आंसर। देखिए विथ रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अग्नि 4 मिसाइल के बारे में पूछ रहा है, इट इज ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है, इट इज ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इट इज फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 स्टेज हैं और दोनों सॉलिड और सॉलिड है, ठीक है। अग्नि 4 मिसाइल में 2 स्टेज हैं, दोनों सॉलिड और सॉलिड हैं, लिक्विड प्रोपेलेंट है ही नहीं। फिर तीसरा देखिए इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड्स अबाउट 7500 किलोमीटर अवे, ठीक है। अब कैसे पता रहेगा आपको, तो पहली बात तो डेटा है, ठीक है, और दूसरी बात क्या है, 7500 किलोमीटर अवे वाली हमारे पास नहीं है कुछ भी। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो हाईएस्ट है हम लोग के पास, ठीक है, वो यही अग्नि 4, अग्नि 5, ठीक है, वो 5000 किलोमीटर तक मार्क करती है। अग्नि 4 4000 तक जाती है, बेसिकली जो अग्नि 5 है वो 5000 किलोमीटर तक जाती है, तो तीसरा गलत है। तो 95 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर A, 1 ओनली, ठीक है। ये आपको पता है कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा हेड किया गया था, इसमें मिसाइल्स थी पृथ्वी का जो है वो क्या था, सरफेस टू सरफेस, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। फिर है अग्नि, ठीक है, अग्नि जो है ये भी आपका सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। फिर आपका जो है त्रिशूल है, त्रिशूल है सरफेस टू एयर मिसाइल। फिर है नाग, नाग है एंटी टैंक मिसाइल। फिर है आपका आकाश, आकाश क्या है, ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल है। त्रिशूल जो है आपका शॉर्ट रेंज के लिए है, और जो ये जो है आपका आकाश जो है वो आपका थोड़ा मीडियम और लॉन्ग रेंज के लिए है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रिस्क ले लीजिए और क्या। 95 का A, 1 ओनली विल बी द राइट आंसर। 96 क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोसेस रिलीज होता है, तो हम लोग फ्री एनर्जी को यूज करके पोटेंशियल एनर्जी बनाते हैं, हम लोग नहीं बनाते हैं, बेसिकली प्लांट बनाती हैं या ट्रीज। तो 96 का B विल बी द राइट आंसर।
देखिए यही रिएक्शन होता है यहाँ पर, वाटर प्लस CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, बाई बाई क्लोरोफिल, क्या बनाएगा, ग्लूकोज यानी C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगा इसमें से, इस प्रोसेस से ऑक्सीजन रिलीज होगा, यही है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। I97 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन समझ लीजिए, ये पेड़ है, ठीक है ना, तो पेड़ की तो एक सीड्स है, सीड्स कैसे बना, ये मैं हूँ फूल, पता नहीं कैसा गंदा फूल मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये है मैं फूल, मान लीजिए मेल फूल है, और ये दूसरा फीमेल फूल है, ठीक है, तो मेल फूल से जो पराग है वो फीमेल फूल तक जाएंगे, ठीक है, और फीमेल फूल में क्या बनेगा, बीज बनेगा, और उस बीज से लगाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ नॉर्मल आपका क्या बोलते हैं उसको, प्रोपगेशन। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये नहीं होता दोस्तों। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है कि ये प्लांट है, इसका पत्ती, इसका टहनी, इसका रूट्स, इन सब को ही यूज करके हम लोग प्रोपगेशन कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही प्लांट के या एक ही ट्री के ऑल टू ऑल जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। वो जो फूल के थ्रू हो रहा था ना, परागन के थ्रू, यानी कि एक फूल से दूसरे फूल तक पराग आ रहा था वैसे करके, तो उसमें देखा जाए तो दो ट्रीज के जेनेटिक रिसोर्सेस मिक्स हैं, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक ही ट्री के जेनेटिक रिसोर्सेस हैं, बस इतना ही है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देखिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूसेस है क्लोनल पॉपुलेशन। क्लोनल पॉपुलेशन का मतलब क्या है, अब इसका जो बच्चा ट्री होगा उसमें भी सेम टू सेम एकदम सेम जीन्स आएंगे, तो ये इसका क्या होगा, क्लोन होगा, ठीक है। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द वायरस, बिल्कुल गलत। अब मान लीजिए कि इस पत्ते से हम लोग नया पेड़ बनाए और इस पत्ते में वायरस है, तो वो नए पेड़ में भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। फिर देखिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड मोस्ट ऑफ द ईयर, बिल्कुल। क्यों करना ही क्या है, टहनी काट के टहनी लगा दो, पत्ते से लगा दो, रूट से लगा दो, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन सालों भर हो सकता है, लेकिन सीड्स बेस्ड प्रोपगेशन जो है उसके लिए हम लोग को कुछ आइडियल टेम्परेचर, वेदर, ये सब चाहिए, ठीक है। तो 97 का सी विल बी द राइट आंसर। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब क्या है, जिसकी केमिस्ट्री में बदलाव हो, ठीक है। मतलब टेम्परेचर किसी का बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये सब फिजिकल चेंज होता है। कोई लिक्विड से सॉलिड बन गया, सॉलिड से लिक्विड बन गया, ये सब फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है। केमिकल चेंज का मतलब केमिस्ट्री ही चेंज हो गई, यानी कि कोई कोई मॉलिक्यूल था H2O को हम लोग, यानी ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसको कुछ भी करके हम लोग H2O2 बना दिए, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना दिए, तो ये हो गया केमिकल चेंज, ठीक है। खैर देखिए, तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी फिजिकल चेंज है। सोरिंग ऑफ मिल्क, सोरिंग ऑफ मिल्क क्यों होता है, सोरिंग ऑफ मिल्क होता है केमिकल चेंज के कारण, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 98 का बी इज़ द राइट आंसर। ये सब बच्चों वाली साइंस बुक्स आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए, वहाँ से इजीली आप मार पाएंगे। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग टेक्निक्स, ठीक है। बडिंग एंड ग्राफ्टिंग इन फ्रूट प्लांट, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जीन साइलेंसिंग, विच ऑफ द एबव इज आर यूज टू क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का मतलब क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है, ठीक है। जेनेटिक म्यूटेशन नहीं, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई, सॉरी, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हाँ जेनेटिक म्यूटेशन तो किया ही जा सकता है। अब बडिंग एंड ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है, बडिंग एंड ग्राफ्टिंग मतलब एक पेड़ से हम लोग टहनी काट के दूसरे पेड़ में उसको लगा दिए, तो इसको बडिंग एंड ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इसमें कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं होती है, ठीक है। ये सब सेलेक्टिव ब्रीडिंग टेक्निक है, और ये हमेशा से होते आ रही है, और इंडिया में सेलेक्टिव ब्रीडिंग तो होती है, अलाउड है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउड नहीं है, खास करके एडिबल क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो बडिंग एंड ग्राफ्टिंग का जेनेटिक, ये ट्रांसजेनिक क्रॉप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बाकी दूसरा देखिए, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और जीन साइलेंसिंग, ये सब जो है आपका ट्रांसजेनिक क्रॉप से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हम लोग को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू देखने को मिलेंगी, ठीक है। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी या जीन साइलेंसिंग हम लोग को कैसे देखने के लिए मिलेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। अब बडिंग और ग्राफ्टिंग तो हज़ारों सालों से होते आ रहा है, ठीक है, उसका जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हम लोग कब मिलेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। तो 99 का सी विल बी द राइट आंसर। अगेन इट विल बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट विल नॉट बी एन इजी क्वेश्चन। इफ यू वांट यू कुड स्किप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन।
देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मेज कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मेज में स्टार्च होता है, मेज गेहूँ सब में स्टार्च होता है। ठीक है, फिर देखिए, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी अ फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल। बिल्कुल, हम लोग मेज से बायोडीजल, बायो इथेनॉल सब कुछ बना सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, एल्कोहलिक बेवरेजेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मेजेज। बिल्कुल, बायो इथेनॉल बना रहे हैं, बायोडीजल। ठीक है, बायो पेट्रोल जिसको बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल ही को तो एल्कोहल है, इथेनॉल एल्कोहल ही तो है, इसको हम लोग ड्रिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अच्छे से प्योरीफाई वगैरह करके, तो ये सारा काम हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो 100 का डी विल बी द राइट आंसर है। देखिए, अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विच वन डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ द अदर थ्री। ठीक है, तो इसमें से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बाकी 3 ऑर्गेनिज्म से जुदा है, मतलब उनकी स्पेसीज डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें है क्रैब है, माइट है, स्कॉर्पियो है, स्पाइडर है। ठीक है, इसमें देखिए, जो क्रैब जो है दोस्तों, ये है क्रस्टेशियन। बाकी माइट, स्पाइडर और स्कॉर्पियो जो है, ये आपका है एक तरीके से क्या बोला जाए उसको, ये आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, तो माइट, स्कॉर्पियो और स्पाइडर जो है आर्थ्रोपोडा है, और क्रैब जो है क्रस्टेशियन है, इसलिए क्रैब जो है वो ऑड वन आउट है। ठीक है, अगेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन माइट बी डिफिकल्ट। क्लास 9th में जो बायोडाइवर्सिटी वाली चैप्टर, अगर वो आपने अच्छे से पढ़ी है तो इट विल बी इजी फॉर यू, बट अगेन वो चैप्टर ही बहुत डिफिकल्ट है, तो देख लीजिए, आप स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपको आता है तो आप मार भी सकते हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। तो ये सारा जो डायटम्स, क्रस्टेशियन, हेरिंग्स, तो देखिए, ये वाटर वाली फूड चेन की बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो क्या होगा आपका, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन अब इसमें से कौन है, तो इसमें से फाइटोप्लैंक्टन है डाईएटम्स। डाईएटम्स एक टाइप का एल्गी है दोस्तों। ठीक है, डाईएटम एक टाइप का एल्गी है। एल्गी को कौन खाएगा, क्रस्टेशियन खाएगा, और क्रस्टेशियन को हेरिंग्स नाम की मछली खाएगी। ठीक है, तो 102 का ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मैं ऐसा आपसे उम्मीद नहीं करता हूँ कि आप सारे ये हेरिंग्स वगैरह सब कुछ याद करके रखें, बट कम से कम अब ये जो आ गया है कि डायटम्स एक एल्गी है, एल्गी को क्रस्टेशियन खाएगा और क्रस्टेशियन को हेरिंग्स नाम की मछली खाएगी, कम से कम ये तो याद रखिए। अगर यही रिपीट होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तब तो आप मारते कम से कम। देखिए, विथ रेफरेंस टू टेक्नोलॉजी ऑफ सोलर पावर। ठीक है, देखिए, फोटोवोल्टाइक्स इज ए टेक्नोलॉजी दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल, फोटोवोल्टाइक में ही होता है, सनलाइट को सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वाइल सोलर थर्मल इज ए टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइजेज द सन्स रेज टू जनरेट हीट विच इज़ फर्दर यूज इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस। बिल्कुल, सोलर थर्मल में क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे मिरर्स में जो सनलाइट पड़ती है उसको एक जगह कंसंट्रेट करते हैं, यहाँ पर पानी को हीट करते हैं, इस हीटेड वाटर से टरबाइन को घुमाते हैं, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो ये 1 बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, फोटोवोल्टाइक्स जनरेट्स अल्टरनेटिंग करंट। गलत, फोटोवोल्टाइक्स क्या करेगा, डीसी जनरेट करेगा, और सोलर थर्मल जनरेट्स डायरेक्ट करंट। सोलर थर्मल से ये जो टरबाइन घुमा करके इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे ये एसी होगा। दूसरा गलत है। तीसरा देखिए, इंडिया हैज मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल एनर्जी बट नॉट फॉर फोटोवोल्टाइक्स। ये सब गलत है, इंडिया में दोनों ही चीज़ें बनती है। ठीक है, और दोनों का बेस भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बेस ही नहीं होता तो क्या हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका लीडरशिप हम लोग पास थोड़ी होता। तो 103 का गलत है, ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बैट्स, बियर्स, रोडेंट्स, द फिनोमिना ऑफ हाइबरनेशन कैन बी ऑब्जर्व इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स। इन हाइबरनेशन इनमें से किस में देखने के लिए मिलता है, तो बियर्स में तो मिलता ही है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन खास बात क्या है कि बैट्स में भी देखने के लिए मिलता है, रोडेंट्स में भी देखने के लिए मिलता है। अब ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता है तो ठीक है, तो आप चाहें तो स्किप कर दो। ठीक है, या फिर गेस मारोगे
तो चांसेस हैं आपके सही होने के, अगर आप ऑल मारोगे तो, ठीक है। और अगर ऑल नहीं मारोगे तो आप गलत हैं, और क्या। ऐसे क्वेश्चन में एक और लॉजिक दिया जाता है कई लोगों के द्वारा, जो कि मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है, कि देखिए अगर दुनिया में कोई बैट का प्रजाति फॉर एग्जाम्पल हाइबरनेशन करता होगा, जो कि कर सकता है, बैट के बहुत सारे प्रजाति होंगे, उसी तरह से रोडेंट्स में बहुत सारे प्रजाति हैं, अगर उसमें से एक भी अगर हाइबरनेशन करता होगा तो ये ऑल हो जाएगा आंसर, इसलिए आप ऑल मार दीजिए। तो ये लॉजिक ठीक है, इसलिए आप सी मारिए इसका। 105 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन द प्लानट अर्थ। अगेन ये क्वेश्चन एक से ज़्यादा बार आया हुआ है, ठीक है। तो मतलब कार्बन साइकिल में कौन कौन जो है CO2 ऐड करेगा। तो देखिए फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, CO2 रिमूव करेगा, तो तीसरा को काट दीजिए। बाकी ऑर्गेनिक मैटर के डीके से क्या होगा, CO2 रिलीज होगा, बिल्कुल। रेस्पिरेशन से CO2 रिलीज होगा, बिल्कुल। वोल्केनिक एक्शन से के थ्रू भी CO2 रिलीज होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हमेशा ऑलवेज डूएबल टाइप का क्वेश्चन है। देखिए लाइचेंस विच आर कैपेबल ऑफ इंटीमेटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन बेयर रॉक्स आर एक्चुअली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। देखिए जहाँ पर बायोटिक इंटरेक्शन पढ़ते हैं हम लोग, म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस, ठीक है, पैरासाइटिज्म प्लस माइनस, ठीक है, प्रीडेशन प्लस माइनस, ठीक है, फिर कमेंसलिज्म, ठीक है, -0, अमेंसलिज्म +0, ठीक है। तो ये सारे जो भी हम लोग बायोटिक इंटरेक्शन पढ़ते हैं उसी में ये जो प्लस प्लस वाला है ना, उसका ये एग्जाम्पल है, एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है लाइचेंस, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके किसके बीच में, एल्गी एंड फंगी के बीच में। ये आपको पता होना ही चाहिए, ये लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी, दोनों को बेनिफिट होता है इस एसोसिएशन से। देखिए फ्रूट्स स्टोर्ड इन कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज। देखिए जो भी इस टाइप का फूड है, ठीक है, या फ्रूट्स है, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, रेस्पिरेशन होते रहती है, और रेस्पिरेशन के थ्रू उसका लाइफ होते जाता है कम, या फिर क्वालिटी उसकी होती जाती है ख़राब। हम लोग भी कैसे हो रहे हैं, ओल्ड जो हो रहे हैं ना, हम लोग धीरे धीरे जो ओल्ड हो रहे हैं, ठीक है, ये ड्यू टू रेस्पिरेशन है, हम लोग का जो बॉडी का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके कारण ही हम लोग ओल्ड हो रहे हैं दोस्तों। इसीलिए आपको पता होगा बहुत सारे जो एंटी एजिंग की चीज़ें हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ जो है आपका रेफ्रिजरेटर में भी होगा, रेफ्रिजरेटर में रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसी के लिए आपका फल सब्जी जो वहाँ पर बचा हुआ रहेगा। तो 107 का सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखिए बॉल बियरिंग्स आर यूज इन साइकिल्स कार्स, क्यों, बॉल बियरिंग्स क्या करती है दोस्तों, फ्रिक्शन को घटाती है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज इंक्रीज, गलत, एक्चुअल एरिया घटाती है। फिर देखिए इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज इंक्रीज, इफेक्टिव एरिया बढ़ाती नहीं है। तीसरा देखिए इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस्ड, बिल्कुल। ये मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये दोनों सरफेस एक दूसरे के खिलाफ लगातार अगर ऐसे रगड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। इसके बदले हम लोग क्या करते हैं, इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में बॉल बियरिंग घुसा देते हैं। तो बॉल बियरिंग के कारण क्या होता है, सिर्फ इतने ही एरिया में ये लोग दोनों टच हो रहे हैं, देखिए इतना ही तो टच हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण इफेक्टिव एरिया जो है दोनों के कांटेक्ट का वो घट गया है, जिसके कारण से फ्रिक्शन भी घट जाएगा, और जिसके कारण ईजिली क्या हो पाएगा, मूवमेंट होगा, और वियर एंड टीयर भी कम होगा। तो 108 का सी इज़ द राइट आंसर। बेसिक फिजिक्स की बुक्स में ये सब आपको मिल जाएगा। देखिए 109, रेनबो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ड्रॉप्स ऑफ रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिक्स फिनोमिना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो डिस्पर्सन, तो पूरे फिनोमिना को ही डिस्पर्सन हम लोग बोलते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें इस तरह से लाइट गया, लाइट एंटर हुआ, लाइट एंटर करके, तो लाइट एंटर हो रहा है ना, तो यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन भी होगा, ठीक है, और ये लाइट वापस लौटता है, तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें होंगी, और ये जो प्रोसेस ऑफ वाइट लाइट से जो विबग्योर मिलने का प्रोसेस है, इस ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन जैसे ही सरफेस चेंज होगा, ठीक है,
तो वो बेंडिंग हुआ उसका नॉर्मल के तरफ या नॉर्मल से अवे जो भी बेंडिंग हुआ तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि ये जो लाइट है इससे बाहर निकलने के बजाय अंदर ही रिफ्लेक्ट करके रह गई। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और फिर लाइट जब बाहर निकलती है तो यहाँ पर ये विबग्योर के फॉर्म में निकलती है। तो कहने का मतलब ये है, एकदम याद कर लीजिए, अगर आपको नॉर्मल फिजिक्स क्लास 9th 10th की या 11th 12th की नहीं याद है तो आप इतना याद कर लीजिए कि विबग्योर का जो फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन आपका प्रिज्म से भी होता है। ठीक है, और ये जो रेनबो का फॉर्मेशन में जो डिस्पर्सन हो रहा है उसमें दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व है, रिफ्रैक्शन भी है और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है इन्वॉल्व। ठीक है, तो 109 का डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 110 देखिए दोस्तों, मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो। ठीक है, बहुत सारे ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स नहीं ग्रो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पौधा उगा, ठीक है, यहाँ से इसको उखाड़ करके दूसरे जगह लगाएं। ठीक है, तो दूसरे जगह लगाने के चक्कर में क्या हुआ दोस्तों, ये इसका मेन रूट्स तो हम लोग ले लिए, लेकिन इसके छोटे छोटे बहुत सारे जो माइक्रो रूट्स हैं, ठीक है, जिसको रूट हेयर बोलते हैं, वो यहीं पे कबर जाता है, मतलब उनका लॉस हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो रूट हेयर्स डैमेज हो जाते हैं, इसलिए वो नई जगह पर ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कि मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। बाकी लीव्स वगैरह से कोई मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा लीव तो बना भी नहीं होता उस टाइम तक। न्यू सॉइल तो डज नॉट कंटेन फेवरेबल मिनरल्स, अब ये कारण हो सकता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए सेम टू सेम सॉइल में हम लोग रेप्लिकेट करें तब भी ऐसा होता है, तो इसलिए ये सब काट दीजिए। इसका राइट आंसर ये है, इसको याद कर लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन 11th देखते हैं। द नॉन फोर्सेस ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 क्लासेस: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। विथ रेफरेंस टू देम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो फोर्सेस है ना दोस्तों, इसको अरेंज कर लीजिए। इसमें सबसे वीकेस्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद जो है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा मजबूत है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज़्यादा मजबूत है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नॉर्मल जो ग्रेविटी काम करती है उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है आपका ये डीके कराता है, डीके कराता है आपका, रेडियो एक्टिविटी कराता है, न्यूक्लियर डीके कराता है। जैसे बड़ा मॉलिक्यूल है यूरेनियम, उसको तोड़ने का काम करता है ये वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर देखिए यह आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो आपका पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा या पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, ये इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है दोस्तों, देखिए एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन हैं। अब ये सारे प्रोटॉन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो सारे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे हैं। फिर भी ये दूर नहीं जा रहे हैं, दूर नहीं जा रहे हैं क्यों, क्योंकि उनको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बांधे हुए हैं। ठीक है, तो खैर ये सब तो हो गया दोस्तों। तो इसमें बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो पहला देखिए ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फोर, तो ग्रेविटी इज द वीकेस्ट ऑफ द फोर, चारों में सबसे कमजोर ग्रेविटी ही है, तो ए ही इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया और हेंस ए ही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्ट्स ओनली ऑन पार्टिकल्स विथ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो बिल्कुल सही बात है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तभी तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लगेगा। दूसरे देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स कॉजेज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, हाँ वीक न्यूक्लियर फोर्स के कारण ही ये रेडियो एक्टिव डीके होता है। ठीक है, तो सी भी सही है। डी देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी, सी और डी सही है, ए गलत है, तो ए ही हमारा राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों।
बायोमास गैसिफिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू द पावर क्राइसिस इन इंडिया। ठीक है, बायोमास से बोल रहा है एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है इंडिया के पावर क्राइसिस का। ठीक है, इससे रिलेटेड बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने के लिए। ओके, कोकोनट सेल्स, ग्राउंडनट सेल्स एंड राइस हस्क कैन बी यूज इन बायोमास गैसिफिकेशन। बिल्कुल, जो भी बायोमास है उन सब को यूज किया जा सकता है। तो ये सब बायोमास का एग्जाम्पल है, तो किए जा सकते हैं, इन सभी को यूज किया जा सकता है। तो पहला सही है। दूसरा देखिए, द कम्बस्टिबल गैसेस जनरेटेड कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। ऐसा नहीं है, आपको पता है कि इसमें से नेचुरल गैस भी निकलता है, और नेचुरल गैस का मतलब है मेनली मीथेन, CH4। तो CH4 को कैसे भूल गए? ठीक है, तो टू तो गलत है। इसके अलावा और भी गैसेस हैं, ठीक है, लेकिन कम्बस्टिबल गैसेस, दूसरी बात की कार्बन डाइऑक्साइड कम्बस्टिबल गैस नहीं है, हाइड्रोजन कम्बस्टिबल है, ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो कम्बस्टिबल नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट ऐसे भी गलत है। ठीक है, तीसरा देखिए, द कम्बस्टिबल गैसेस जनरेटेड फ्रॉम बायोमास गैसिफिकेशन कैन बी यूज फॉर डायरेक्ट हीट जनरेशन बट नॉट इन द इंटरनल कंबशन इंजन। ये भी गलत है, वाहियात स्टेटमेंट है। अरे भाई, हम लोग उसमें जब कम्बस्टिबल गैस निकाल लिए तो उसको डायरेक्ट हीट जनरेशन में यूज करें, चाहे इंटरनल कंबशन इंजन में यूज करें, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और आपको पता है कि ये जो नेचुरल गैसेस इससे निकाला जा रहा है उसको व्हीकल्स वगैरह में यूज भी किया जा रहा है, इंडिया में भी यूज किया जा रहा है, बट इंडिया से बाहर ब्राज़ील वगैरह में भी इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट ऐसे भी गलत है, वैसे भी गलत है। 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली हो जाएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। ग्राफीन हैज बीन फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज़। ग्राफीन किसको बोलते हैं दोस्तों? ग्रेफाइट की जो 2D लेयर होती है उसी को हम लोग ग्राफीन बोलते हैं। ग्रेफाइट की 2D लेयर को ही ग्राफीन बोलते हैं, और इस पर बहुत रिसर्च हो रहा है। बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टीज इसमें देखने के लिए मिले हैं इसी कारण से। ठीक है, तो देखिए, इट इज़ अ 2 डायमेंशनल मटेरियल एंड हैज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो आपको पता है कि ग्रेफाइट में भी होता है, तो ग्राफीन में भी होगा, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, इट इज़ वन ऑफ द थीनेस्ट बट स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल्स टेस्टेड सो फार। बिल्कुल, इसकी स्ट्रेंथ को देखा गया है कि ये स्टील से भी ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो 2 भी बिल्कुल सही। तीसरा देखिए, इट इज़ इंटायरली मेड ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन नहीं, कार्बन। ग्रेफाइट, और जब ग्रेफाइट का ही तो 2D लेयर है ये, और ग्रेफाइट किसका होता है? कार्बन का होता है, तो सिलिकॉन कहाँ से आ गया? तो थर्ड गलत है। फोर्थ देखिए, इट कैन बी यूज एज ए कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स रिक्वायर्ड फॉर टच स्क्रीन, LCDs एंड ऑर्गेनिक LEDs। बिल्कुल, सब में यूज किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 113 का राइट आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 4 ओनली। क्वेश्चन 114 देखिए, लीड, इसको हम लोग बोलते हैं PB, यानी प्लम बम। PB इसका साइंटिफिक नेम है। एनीवेज, लीड इंजेस्टेड और इनहेल्ड इज ए हेल्थ हजार्ड आफ्टर द एडिशन ऑफ लीड टू पेट्रोल हैज बीन रिबैंड। व्हाट स्टिल आर द सोर्सेस ऑफ लीड पॉइजनिंग। यानी पेट्रोल से तो लीड बैन कर दिया गया, अब कहाँ कहाँ और मिलता है लीड। ठीक है, तो स्मेल्टिंग यूनिट्स में लीड मिलेगा, बिल्कुल यहाँ से लीड रिलीज होगा। ठीक है, और दूसरा देखिए, पेन्स एंड पेंसिल में दोस्तों, पेन पेंसिल बच्चे मुंह में भी डाल देते हैं, अगर उसमें लीड होगा तो बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है, तो 2 तो नहीं होगा इसका। तीसरा, पेंट्स में, हाँ, बहुत सारे पेंट में लीड पाया जाता है उसकी चमक, साइन को बढ़ाने के लिए, तो 3 सही है। फोर्थ देखिए, हेयर ऑयल एंड कॉस्मेटिक्स। जनरली तो इसमें नहीं ही पाया जाता है, अब कहीं पाया जाए तो अलग बात है। हेयर ऑयल्स कॉस्मेटिक्स में लीड पाया जाएगा तो फिर उसका फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान होगा, तो लीड उसमें यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B 1 and 3 ओनली। ठीक है, देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया। काउ पी, ग्रीन ग्राम, पिजन पी। विच ऑफ द एबव इज आर यूज्ड एज पल्स, यानी दाल, फॉडर यानी चारा, और ग्रीन मैन्योर यानी ग्रीन मैन्योर फर्टिलाइजर, जो भी बोलते हैं आप उसको। ठीक है, पहले देखिए, काउ पी बोलते हैं। काउ पी उस तरह का होता है आपका जो सोयाबीन की फली जैसा होता है। ठीक है, ग्रीन ग्राम तो सोयाबीन की फली है, तो दाल तो है, बिल्कुल है। फॉडर इसका जो पौधा होता है उसको फॉडर की तरफ यूज किया जाता है, और ग्रीन मैन्योर की तरफ भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये लेग्यूमिनस प्लांट है तो ग्रीन मैन्योर की तरह यूज होगा ही। ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा।
ये सही है। दूसरा देखिए ग्रीन ग्राम यानी हरा चना, ये भी वो सब काम करेगा जो काउपी करेगा। पिजन पी, पिजन पी का हिंदी होता है दोस्तों रहड़, रहड़ नहीं अरहड़, रहड़ भी बोलते हैं। और ज़्यादा ये बिहार झारखंड में आप लोग को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता। एनीवेज, तो जब अगर आप लोगों ने ये अरहर की खेती की होगी तो इसका जो डंडा हो, जो इसका जो स्टेम होता है वो बहुत हार्ड होता है, बहुत लंबा लंबा होता है ये और बहुत हार्ड होता है। इसको जलाने के काम अच्छे से किया जाता है फ्यूल की तरह, ठीक है। भोजपुरी में इसको हरेठा बोलते हैं। लेकिन दोस्तों इसको जानवर खा नहीं सकते क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो ये फॉडर की तरह तो इसका इस्तेमाल नहीं ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए 3 को हटा दीजिए, तो 3 हट गया, तो राइट आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं दोस्तों। To meet its rapidly growing energy demand, some opine that India should pursue research and development on thorium as the future fuel of nuclear energy. In this context, what advantages does thorium hold over uranium? यानी बोल रहा है थोरियम को यूज करेंगे यूरेनियम से, क्या ज़्यादा बेनिफिट है थोरियम का, ठीक है। तो चलिए देखिए, थोरियम इज़ फार मोर अबंडेंट इन नेचर देन यूरेनियम, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। थोरियम जो है आपको पता है कि इंडिया के जितने कोस्टल सैंड है उसमें पाया जाता है, ठीक है, केरला वगैरह में खास करके। लेकिन यूरेनियम उतना ज़्यादा अबंडेंट नहीं है, तो पहला तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइंड मिनरल थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर्ड टू नेचुरल यूरेनियम। देखिए ये आपको शायद पहले से नहीं पता होगा, लेकिन आज जान लीजिए कि पर यूनिट मास अगर यूज करते हैं, मान लीजिए 1 kg थोरियम और 1 kg यूरेनियम, तो 1 kg थोरियम जो है 1 kg यूरेनियम की तुलना में 8 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी देगा, ठीक है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए, थोरियम प्रोड्यूसेस लेस हार्मफुल वेस्ट कंपेयर्ड टू यूरेनियम, ठीक है। ये भी आपको याद कर लेना चाहिए कि थोरियम रिएक्टर के थ्रू जो वेस्ट जनरेट होगा वो आपका लेस हार्मफुल होगा, ठीक है। तो 3 भी सही है। तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। देखिए आपको पहले से नहीं पता हो, लेकिन आज याद कर लीजिए इसको कि थोरियम जो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, ठीक है। थोरियम जो है यूरेनियम की तुलना में लगभग 8 गुना ज़्यादा एनर्जी देगा, और थोरियम के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो कम हार्मफुल होगा यूरेनियम के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसके कंपेरिजन में। तो 116 का डी विल बी द राइट आंसर, ऑलराइट। एक 117 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स वाज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। देखिए ये 7, 8 या 9th क्लास की किसी बुक में है, आप उसमें देखिएगा। एक केमिकल रिएक्शन के बारे में बात की गई थी जिससे कि अमोनिया या यूरिया बना था, ठीक है। और वो बना था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। और यहीं से बोला जाता है कि लाइफ का शुरुआत होता है, ठीक है। लाइफ का शुरुआत यहीं से होता है। तो आपको याद रखना है कि किसके कारण से लाइफ का शुरुआत हुआ लाइफ का कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के प्रेजेंस के कारण, ठीक है। इनके बीच में रिएक्शन हुआ था इन द ड्यू टू द लाइटनिंग, ये जो बिजली चमकी थी और वहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट थे, तो उससे कुछ अमोनिया टाइप का कुछ सब्सटेंस बना, ठीक है। और आगे आगे चल करके उसी से लाइफ फॉर्म आपका क्रिएट हुआ। तो 117 का बी इज द राइट आंसर दोस्तों। देखिए मेरा बैटरी बहुत डाउन हो रहा है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ देयर वाज नो फिनोमिना ऑफ कैपिलैरिटी। देखिए कैपिलरी इफेक्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। कैपिलरी इफेक्ट बोलते हैं, जैसे आप लोग बिस्किट को जब पानी में डुबाते हैं दोस्तों, तो पानी में यहाँ तक इसको डुबाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ तक का भी बिस्किट गीला हो जाता है, ठीक है। यानी पानी ऊपर ऊपर जाता है ड्यू टू कैपिलरी इफेक्ट, ठीक है। तो अगर कैपिलरी इफेक्ट नहीं होता तो इसमें से क्या क्या काम नहीं हो पाता। तो देखिए, इट वुड बी डिफिकल्ट टू यूज अ किरोसिन लैम्प, तो बिल्कुल सही बात है, किरोसिन लैम्प यूज नहीं कर पाते। किरोसिन लैम्प की जो बत्ती होती है वो किरोसिन में डूबी हुई होती है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर आपका आग जल रहा होता है, यानी यहाँ पे बर्न हो रहा था। क्यों? क्योंकि लगातार कैपिलरी इफेक्ट के कारण केरोसिन ऊपर 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 इस तरह से ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो पाता। फिर देखिए, वन वुड नॉट बी एबल टू यूज ए स्ट्रॉ टू कंज्यूम अ सॉफ्ट ड्रिंक, ये गलत है दोस्तों। जो स्ट्रॉ से हम लोग पानी पीते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, वो कैपिलरी इफेक्ट के कारण पानी अपने आप ऊपर नहीं चढ़ता है। स्ट्रॉ से हम लोग खींचते हैं उसको, मतलब करके उसको प्रेशर से ऊपर खींचते हैं, ना कि कैपिलरी इफेक्ट से पानी ऊपर आता है, ठीक है। तो दूसरा गलत है। तीसरा देखिए, द ब्लोटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन, ब्लोटिंग पेपर में भी सेम यही कैपिलरी इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर चौथा देखिए, द बिग ट्रीज दैट वी सी अराउंड वुड नॉट हैव ग्रोन ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो जाइलम होता है, ठीक है, जाइलम में पानी नीचे से ऊपर तक जाता है। तो नीचे से ऊपर तक जो पानी जाता है दोस्तों, वो कैपिलरी इफेक्ट के कारण जाता है, ठीक है। वहाँ पे कोई मोटर तो हमारे पापा लगा के नहीं रखे हैं कि जाओ पानी ऊपर जाओ, ठीक है। ये कैपिलरी इफेक्ट के कारण ये पानी ऊपर ऊपर जाता है, ठीक है। तो अगर कैपिलरी इफेक्ट काम नहीं होता तो ये बड़े बड़े पेड़ काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो फोर्थ भी सही है आपका। तो 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, द सर्फेस ऑफ लेक इज फ्रोजन इन सीवियर विंटर बट द वाटर एट इट्स बॉटम इज स्टिल लिक्विड, व्हाट इज द रीजन? देखिए, इसका दो रीजन है वैसे तो। रीजन एक ये है कि जो 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 आइस है वो एक बहुत बुरा कंडक्टर है, तो ये नीचे की हीट को ऊपर रिलीज नहीं होने देता है, इसलिए पानी जो है लिक्विड ही बना रहता है, ठीक है। और दूसरा कारण इसका ये है कि आपका आइस जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो आइस चूँकि पानी के ऊपर तैरता रहता है, जिसके कारण से ये आपका ये आइस पानी में डूबता नहीं है, ठीक है। तो डूबेगा, अगर आइस पानी में डूब जाएगा, ऐसे सोचिए, आइस पानी, ये पानी है और यहाँ पर आइस है, तो ये आइस पानी में डूब गया तो आइस यहाँ आ गया, तो फिर ये नया लेयर ओपन हो गया ठंडी का शिकार होने के लिए, ठीक है। फिर ये आइस बना, फिर ये डूब गया, ठीक है। फिर नया लेयर ओपन हो गया ठंडी का शिकार होने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके पूरा ही लेक क्या हो जाएगा? फ्रोजन हो जाएगा। तो दो इसका रीजन है, लेकिन इसमें मेन रीजन यही है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है दोस्तों, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर हाईएस्ट है, यानी, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी हाईएस्ट है। और जो आइस का डेंसिटी है वो लो है वाटर की डेंसिटी से, इसीलिए आइस क्या है, इस पर तैर रहा है। आइस इस पर तैर रहा है, इसी के लिए इसका जो बैड कंडक्टिविटी जो है वो अंदर के पानी को प्रिवेंट किए हुए फ्रोजन होने से, ठीक है। तो 119 का सी विल बी द राइट आंसर। थोड़ा सा साइंस इसमें लगाना होगा आपको, बचपन में पढ़े भी हैं। अब दोस्तों 120 क्वेश्चन देखिए। माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स सस्टेनेबल एनर्जी का सोर्स है। क्यों? क्योंकि दे यूज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज कैटलिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सर्टेन सबस्ट्रैट्स। बिल्कुल। अब जनरली कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया जाता है पैलेडियम को, प्लेटिनम को, ठीक है। जब हम लोग हाइड्रोजन बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइजर के थ्रू, तो पैलेडियम प्लेटिनम का यूज करना होता है, और पैलेडियम प्लेटिनम का ये सब रेयर है, ठीक है। तो अब अगर इसके थ्रू हम लोग को हाइड्रोजन बनाना है लार्ज स्केल पर, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनाना है लार्ज स्केल पर, तो जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए उतना बना दो लैब में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, दे यूज ए वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एज सब्सट्रैक्ट्स। भाई, ये माइक्रोबियल फ्यूल सेल क्या करेगा? ऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू तो एनर्जी बनाएगा, तो ऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू बनाएगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू नहीं बनाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स टू क्लीन वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, यानी उसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट है इसको ये बना दिया एनर्जी, तो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट भी हो गया, एनर्जी भी मिल गया, तो यही तो काम है इसका। तो 120 का 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखिए, फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज, हैवी वाटर किस तरह से यूज किया जाता है? एज ए मॉडरेटर यूज किया जाता है।
मेनली मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है, कहीं कहीं कूलेंट की तरह भी यूज किया जाता है, ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, तो पहला बोल रहा है स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, बिल्कुल। तो मॉडरेटर क्या काम करता है, न्यूट्रॉन का स्पीड को कम करता है, ताकि जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो है वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में बदलता है। देखिए अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन यानी एटॉमिक बम, मतलब ये पूरा तेजी तेजी से न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट हो रहा है, सब न्यूट्रॉन नया नया यूरेनियम को ब्रेक करने लगेगा, तो तेजी से क्या हो जाएगा, फिर बम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, मॉडरेटर न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करते जाता है, जिसके कारण से ये जो आपका रिएक्शन है, ठीक है, ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में बदल जाता है। तो धीरे धीरे वो फिर क्या करता है, एनर्जी रिलीज करने का काम करता है, यानी कि ये हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन यानी एटॉमिक बॉम्ब, और अनकंट्रोल्ड को कंट्रोल्ड बनाने का काम करता है मॉडरेटर। मॉडरेटर का एग्जांपल है हैवी वाटर, ये न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर देता है। तो 121 का ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए इसमें फ्यूल, मॉडरेटर, कूलेंट, ये सब क्या क्या होता है, ये सब तो आपको पता होना चाहिए। 122 क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों। A company marketing food products advertises that its items do not contain trans fats, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन को आप अटेंड करिए दोस्तों, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आई होप आप इसका मार चुके होंगे राइट आंसर। आइए 123 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मात्र 7 क्वेश्चन है, तो मेरे साथ बने रहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए CFL एंड एन LED लैम्प, ठीक है। तो CFL और LED के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो प्रोड्यूस लाइट, CFL यूजेज मर्क्यूरी वेपर एंड फॉस्फोर वाइल LED लैम्प यूजेज सेमी कंडक्टर मटेरियल, बिल्कुल। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड से आपको थोड़ा बहुत तो पता चलना चाहिए कि ये सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर मटेरियल है। और CFL जो होता है उसमें मर्क्यूरी और फास्फोर यूज की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है दोस्तों। दूसरा देखिए, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ए CFL इज मच लॉन्गर देन दैट ऑफ LED लैम्प। देखिए CFL पहले यूज होता था, बाद में LED यूज होने लगा। आप खुद सोच करके देखिए कि LED का लाइफ ज़्यादा होगा कि CFL का ज़्यादा होगा। देखिए ये फालतू लॉजिक नहीं है, ये एकदम प्रॉपर लॉजिक है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से बेटर है, तभी तो इसको बाद में LED ने CFL को रिप्लेस किया, तो दूसरा गलत है। तीसरा देखिए, अ CFL इज लेस एनर्जी इफिशियंट एज कम्पेयर्ड टू एन LED लैम्प। तो ये बिल्कुल सही बात है, CFL में ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, इसी कारण से CFL को LED से रिप्लेस किया गया है। तो 123 का सी इज़ द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए तो आप, इसका आंसर मैं आपको समझाऊंगा। एस्पार्टेम इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर सोल्ड इन मार्केट। तो एस्पार्टेम क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है। इसमें अमीनो एसिड होता है एंड प्रोवाइड्स कैलोरी लाइक अदर अमीनो एसिड्स। तो यानी ये इसमें अमीनो एसिड होता है और ये दूसरे अमीनो एसिड्स की तरह ही ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। येट इट इज यूज्ड एज ए लो कैलोरी स्वीटनिंग एजेंट इन फूड आइटम्स, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस यूज। फिर भी इसको जो है लो कैलोरी आइटम की तरह यूज किया जाता है, क्यों। देखिए बात यह है कि यह है एस्पार्टीन और यह मान लीजिए शुगर। एस्पार्टीन शुगर से 200 गुना ज़्यादा स्वीट होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर 100 ग्राम एस्पार्टीन और 100 ग्राम शुगर में कैलोरी बराबर है, मान लीजिए 100 कैलोरी है इसमें भी 100 कैलोरी है, लेकिन 100 ग्राम शुगर से हम लोग जितना मिठास पैदा कर सकते हैं उतना हम लोग 1 ही ग्राम एस्पार्टीन से कर सकते हैं, ठीक है। यानी एस्पार्टीन की बहुत कम मात्रा हम लोग यूज करनी है, तो जब कम मात्रा यूज करेंगे तो वो नेग्लिजिबल कैलोरी देगा। मेरी बात सब समझ रहे हैं। अगर बराबर मात्रा यूज करते हैं तब तो दोनों में बराबर कैलोरी हो जाएगा लगभग, ठीक है। लेकिन चूंकि इसका मात्रा इतना कम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये जो है एकदम नेग्लिजिबल कैलोरी देगा, लेकिन स्वीटनेस बराबर देगा, ठीक है। तो यही है एस्पार्टीन के यूज करने का बेसिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि एस्पार्टीन इज सेवरल टाइम स्वीटर देन टेबल शुगर। ये टेबल शुगर से लगभग 200 गुना ज़्यादा स्वीट होता है। हेंस फूड आइटम्स मेड विथ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एस्पार्टीन यील्ड फीवर कैलोरीज
ऑन ऑक्सीडेशन, यानी कि आप एक दाना एस्पार्टिन यूज करके मतलब 100 लोगों के लिए खीर बना दीजिए, ठीक है, तो फिर इससे बेटर क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए एक दाने एस्पार्टिन में 5 कैलोरी होगा, 5 कैलोरी मिला और मिठास भी मिल गई, ठीक है। और उतना ही मिठास के लिए आपको पता नहीं कितना चीनी डालना पड़ता, तो उतना चीनी डालते तो आपको उससे कैलोरीज भी मिलती। तो यही है 124 का डी इज द राइट आंसर दोस्तों। देखिए रिसेंटली ऑयल जेपर वाज इन न्यूज, व्हाट इज इट। ऑयल जेपर क्या है दोस्तों, तो ऑयल जेपर इज एन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर रिमेडिएशन ऑफ ऑयली स्लज एंड ऑयली स्पिल्स। ऑयल जेपर जो है ये 5 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है। इसको कॉर्न के ऊपर, कॉर्न कॉब के ऊपर इसको उगाया जाता है, कॉर्न कॉब के ऊपर, और इसके थ्रू ऑयल स्पिल्स को साफ किया जा सकता है। तो इसका 125 का ए इज द राइट आंसर। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मैरिड कपल अडॉप्टेड अ मेल चाइल्ड, ठीक है। अ फ्यू ईयर्स लेटर ट्विन बॉयज वेर बॉर्न टू देम। द ब्लड ग्रुप ऑफ द कपल इज AB पॉजिटिव एंड O नेगेटिव, ठीक है। द ब्लड ग्रुप ऑफ 3 सन्स इज A पॉजिटिव, B पॉजिटिव एंड O पॉजिटिव। द ब्लड ग्रुप ऑफ द अडॉप्टेड सन इज, देखिए थोड़ा सा साइंस आपको पता होना चाहिए। एक पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो AB पॉजिटिव, यानी उसके 2 स्ट्रेन है, उसमें से एक में है A और एक में है B, क्योंकि और दूसरे फादर का दूसरा जो भी पेरेंट्स है उसका ब्लड ग्रुप O है। तो ब्लड ग्रुप अगर O है तो इसका मतलब कि दोनों स्ट्रेन जो है वो O और O ही है, तभी इसका ब्लड ग्रुप O है, ये बात ध्यान रहे। क्योंकि A और B अगर में से कोई भी एक जगह प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर मान लीजिए A प्रेजेंट रहेगा, तो इसका ब्लड ग्रुप O और A मिला करके A ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि A की प्रेजेंस में O अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा और B के भी प्रेजेंस में O अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। O तभी एक्सप्रेस करेगा जब सिर्फ O ही प्रेजेंट हो दोनों जगह पर, O और O, ठीक है। और A और B हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक पेरेंट्स के पास से मान लीजिए A आया, अब बोलिए द ब्लड ग्रुप ऑफ 3 सन्स, जो 3 बेटे उसमें से एक का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, एक का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव और एक का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। बोल रहा है द ब्लड ग्रुप ऑफ एडॉप्टेड सन इज, इसमें से एडॉप्टेड सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा। आप सोच करके देखिए कि ये मान लीजिए एक पेरेंट्स है, यहाँ से A आएगा या B आएगा, जो दूसरा पेरेंट है वहाँ से O आएगा या O आएगा, क्योंकि दोनों जगह पर O ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर जब इनके बीच में सेक्स होगा, ठीक है, तो यहाँ से A B में से A आता है और यहाँ O O में से O आता है, तो इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा A, यानी ये एडॉप्टेड सन नहीं है, इनका अपना बेटा है, ठीक है। मान लीजिए A B में से B आता है और O O में से O आता है, तो ये हो गया B और O, B और O के प्रेजेंस में क्या एक्सप्रेस होगा B, यानी ये भी एडॉप्टेड सन नहीं है, अपना बेटा है। अब O कब आएगा, O कभी आ ही नहीं सकता है इन दोनों के बच्चे में से, क्योंकि एक पेरेंट्स में से A या B में से ही कुछ एक आएगा और दूसरे पेरेंट्स में से O आएगा, ठीक है। और A या B जो भी होगा वो O के प्रेजेंस में हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, यानी O उसका ब्लड ग्रुप नहीं होगा, तो O जो है वो एडॉप्टेड सन है। तो 126 का A इज द राइट आंसर। बट अगेन यू नीड अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस फॉर दिस, और मैं आपको वो अंडरस्टैंडिंग अभी तो नहीं दे सकता हूँ भैया, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप टाल दीजिए, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर है, अब इस क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं है। देखिए when the bark of a tree is removed in circular fashion all around near its base it gradually dries up and dies because, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, इधर जड़ है, यहाँ से इसके बार्क को पूरा छील दिया जाता है गोलाकार रूप में, तो ये पेड़ मर जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि बार्क के क्लोज बाई में क्या है, फ्लोएम है। जैसे जाइलम वाटर और न्यूट्रिएंट्स को रूट से पूरे प्लांट तक लेकर के जाता है, वैसे फ्लोएम जो है वो एनर्जी को यानी ग्लूकोज को पत्तियों से फिर पूरे पेड़ में लेकर के जाता है इंक्लूडिंग रूट्स। तो अब यहाँ पर इस पेड़ को काट मतलब छाल को छील दिया गया, ठीक है। तो इस फ्लोएम को हम लोग क्या कर दिए, ओपन कर दिए, यानी फ्लोएम रूट्स तक क्या कर पाएगा, एनर्जी को नहीं पहुँचा पाएगा, ठीक है। तो रूट्स जो है एनर्जी स्टार्व हो जाएंगे। तो 128 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, रूट्स आर स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी, इसीलिए पेड़ मर जाएगा। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो बार्क है, बार्क के क्लोज बाई में होता है फ्लोएम, जो कि पत्तियों से एनर्जी लेके आने का काम करता है, ठीक है। तो 128 का बी विल बी द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को आप अटेंड करिए दोस्तों, 129।
ये 130 क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं पढ़ देता हूँ। A genetically engineered form of brinjal known as BT brinjal has been developed. The objective of this is, इस BT brinjal का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो BT brinjal का ऑब्जेक्टिव ये है, BT brinjal में क्या किया गया है आपका, बेसिलस थुरिंजिएसिस नाम का बैक्टीरिया से Cry1AC नाम का जीन को लगा घुसा दिया गया, ठीक है, Cry1AC। और ये क्यों किया गया है? इसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए। तो इसका ए आंसर है। बीटी ब्रिंजल में भी, बीटी कॉटन में भी। बीटी कॉटन यूज हो रहा है, बीटी ब्रिंजल यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडिया में फूड क्रॉप्स का जेनेटिक मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो 130 का ए इज़ द राइट आंसर। एनीवेज, तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग साइंस एंड टेक का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निपटा चुके हैं। आई होप आपको ये बहुत हेल्प करेगा, पूरा इसके थ्रू आप गो थ्रू हो जाइए। अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल CSC विथ आनंद मोहन को आप ज्वाइन कर लीजिए। इतने बड़े वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग इसको देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को भी थोड़ा ग्रोथ होगा, मुझे भी अच्छा फील होगा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।